औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ वन से बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब इफ्तार के बाबरकत लम्हात में रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में 24 रमज़ान मुबारक है। हम 24वें रोज़े की इफ्तार करेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठकर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हमारी इस नशरियात के ज़रिए हासिल कर सकेंगे। आज इब्तिदान में जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो मौजू है रिवायात को बरकरार रखना। रिवायात को बरकरार रखने में दो तीन चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए। एक रिवायात है हमारी ख़ानदानी, जो सबकी अलग अलग हो सकती है। एक रिवायात है हमारे शहर की, कस्बे की, देहात की, टाउन की, रियासत की, वो अलग हो सकती है। एक रिवायत है हमारे मुल्क की, वो अलग हो सकती हैं, वो कल्चर अलग हो सकता है। एक रिवायत है हमारे दीन की, वो हर दीन की अलग अलग हो सकती हैं। इसी तरह से कुछ रिवायात ऐसी हैं जो बंदा या लोग या ख़ानदान या कुछ बंदे, कुछ लोग, कुछ ख़वातीन और मर्द अपने घर की क्रिएट करते हैं। इन तमाम रिवायात में खूबसूरती होती है। दीनी रिवायात की सबसे ज़्यादा खूबसूरती होती है। इसके बाद मुल्क की रिवायत की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती होती है, क्योंकि उसमें तमाम मसालिक, तमाम मज़ाहिब होते हैं और हर तरह के लोग जो भी उस मुल्क में रह रहे हैं उस कल्चर को, उस रिवायात को अपनाते हैं। ख़ानदानी रिवायात ख़ानदानी एतबार से बहुत खूबसूरत होती हैं। घर की रिवायात घर के एतबार से बहुत प्यारी लगती हैं। उस पर साबित कदम रहना, इस्तिकामत रखना और उसको अपनाना, ये घर वालों को बहुत पसंद होता है। इसी तरह से आपके शहर की कोई रिवायत है तो इस पर भी लोग फ़ख्र करते हैं, वो भी अच्छी लगती हैं। तो आज हम रिवायात पे गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि भाई ये कल्चर वल्चर क्या होता है। जो लोग ये कहते हैं कि ये कल्चर वल्चर क्या होता है, दरअसल वो ख़ुद भी रिवायात के अमीन होते हैं, वो ख़ुद भी रिवायात को अपना रहे होते हैं, वो ख़ुद भी रिवायात के पासदारी कर रहे होते हैं, क्योंकि इससे कोई बच नहीं सकता। मिसाल के तौर पर हम जब कहते हैं ना भाई लाहौर वाले जो हैं वो खाना बनाने में भी मास्टर हैं, खाना खाने में भी मास्टर हैं, तो ये रिवायत हो गई। हम कहते हैं भाई लाहौर वाले जो है वो हर खुशी का मौका बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो ये रिवायत हो गई। हम कहते हैं भाई इस्लामाबाद के लोग बहुत ठंडे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और सोफिस्टिकेट होते हैं, तो हो गई ना ये रिवायत। हम कहते हैं भाई साहिवाल और सरगोदा के लोग खेती बाड़ी में कमाल हैं, आप इनके साथ बैठो तो आपको पूरी खेती बाड़ी और बिलखुसूस साहिवाल के लोग तो आपको जो है वो गाय बकरे इनको पालने का पूरा फ़न जानते हैं। तो वहाँ का एक कल्चर है, देहाती कल्चर है जिसमें ये काम किए जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आप हमारे रहीम यार ख़ान और बहावलपुर की साइड पे चले जाएं तो वहाँ पर भी जो है वो भैंसों के बाड़े आपको ज़्यादा मिलेंगे। ये ख़ानदानी एक कल्चर है, भैंसों को पालना, उनसे दूध और वो दूध बेचना, दही और इस तरह से डेयरी प्रोडक्ट्स जो है ना वो वहाँ का एक कल्चर बना, फिर वहाँ का बिज़नेस बना, फिर वहाँ का पेशा बना, प्रोफेशन बना, तो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम कराची में रहते हैं तो कराची वालों का कल्चर है रात को जागना, देर तक खान साहब के चाय की चैनक, आहा ये कराची वालों को ना मिले। जिस दिन कराची में रात को खान साहब की चाय की होटलों की हड़ताल हो जाए, मुझे समझ में नहीं आता कराची वाले क्या करेंगे, कहाँ बैठेंगे। कल्चर है कराची में, लेट नाइट तकारीब का होना कल्चर है। कराची में जो है वो कारोबार भी एक कल्चर है। बच्चा छोटी उम्र से ही कारोबार सीख रहा होता है, कारोबार कर रहा होता है, कारोबार में दिलचस्पी ले रहा होता है, इसलिए कि बस ये कल्चर बना हुआ है कराची का। मार्केट्स, दुकान, बस इसमें लगे रहते हैं बच्चे और आहिस्ता आहिस्ता इसमें तरक्की भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर ख़ानदान की, हर शहर की, हर मुल्क की अपनी रिवायात होती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक कस्बे या सूबे या रियासत का कहा, तो रियासत से मुराद मरकज़ी रियासत नहीं, स्टेट जो छोटी छोटी होती है ना, सूबे भी जिनको हम कह सकते हैं। तो जैसे सिंध है, अब सिंध में जैसे सिंधी टोपी अजरक डे मनाया जाता है, तो यहाँ का एक कल्चर है। पंजाब में मेला मवेशियाँ मनाया जाता है, ये कल्चर है। पाकिस्तान के एतबार से हम देखें तो हमारे मुल्क में जो है वो क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं लोग। गली में क्रिकेट हो रही है, छतों पे क्रिकेट हो रही है, घर में क्रिकेट हो रही है, मोबाइल ऐप में भी क्रिकेट हो रही है। टेलीविज़न पे क्रिकेट आ रहा हो तो फिर घर में झगड़ा होता है कि भाई मैच आ रहा है, आप ड्रामे छोड़ो, अम्मी आप छोड़ें, भाई आप कार्टून छोड़ दें, बस अभी आज जो है ना आज मैच आ रहा है, आज मैच देखेंगे।
तो क्रिकेट से दिलचस्पी जो है वो पाकिस्तान का एक कल्चर है। हर खिलाड़ी का नाम आपको हर दूसरे बंदे को पता होगा। क्रिकेट के हर खिलाड़ी का नाम हर दूसरे बंदे को पता होगा पाकिस्तान के। और अब तो जब से इंटरनेट वगैरह और सारी चीज़ें आ गई हैं तो दूसरे ममालिक के खिलाड़ियों के नाम, रिकॉर्ड्स सब पता चलना शुरू हो गए। जब हम दिलचस्पी लेते थे क्रिकेट में तो हम उन चंद में से होते थे जिसे दुनिया के दूसरे खिलाड़ी भी याद होते थे। मुझे जैसे वेस्ट इंडीज़ की 1980s 90s की पूरी टीम याद थी, इंग्लैंड की पूरी टीम याद थी, 11 खिलाड़ी मैं फटाफट बता देता था। तो अब तो खैर ये बहुत आसान हो गया। उस वक्त लोग कहते थे यार इसको सब याद है, क्योंकि दिलचस्पी थी, उस कल्चर में थे हम, खेलते भी थे और सीखते थे क्रिकेट। और ये अलग बात है कि कुछ बन ना सके। तो बहरहाल तो ये कल्चर हर मुल्क का जो है ना इसकी खूबसूरती है। अब आप देख लें ख़ानदानी कल्चर, पंजाब के मुख्तलिफ़ कबीले हैं, गुज्जर बरदरी है, मलिक बरदरी है, गालिबन आरई बरदरी है, उन सब के अपने अपने खाने हैं, सबके अपने अपने दस्तरखान के कलर्स हैं, सबके अपने अपने ड्राइंग रूम्स के सजाने के तरीक़े हैं, सबके अपने अपने जो है वो ड्रेसेस हैं, ख़वातीन के, बच्चों के, बड़ों के। इसी तरह से हमारी मेमन बरदरी है, उसका अपना एक कल्चर है। गुजराती बरदरी के अपना एक कल्चर है। हमारे यहाँ बोहरी बरदरी है, उसका अपना कल्चर है। हसना अशरी बरदरी है, उसका अपना कल्चर है। इस्माइली बरदरी है, उसका अपना कल्चर है। हमारे यहाँ जो है उर्दू स्पीकिंग दिल्ली सौदागरान हमारे बहुत ही मोहतरम भाई हैं सारे, उनका अपना कल्चर है। चिन्योटी भाइयों का अपना अपना अलग कल्चर है। इनकी दावतों में पता चल जाता है फूड से। एक वो बनाते हैं डंडा बिरयानी बकरे की। जब आप जाएं किसी दावत में और आपको वो डंडा बिरयानी मिले ना बकरे की, जिसमें बकरे की टांगें वांगे सब ज़बरदस्त, वो उसकी खुशबू ही अलग होती है, तो आप समझ जाएं कि आप किसी ऐसी बरादरी की दावत में हैं जो अपने कल्चर से प्यार करती है। और ज़्यादातर ये दिल्ली सौदागरान में मेरे ख़्याल में ये होता है। तो इसी तरह से कौरमा है जैसे, तो हमारे यहाँ कुछ उर्दू स्पीकिंग भाई ऐसे हैं कराची में जो इतना ज़बरदस्त कौरमा बनाते हैं कि जब आप वो कौरमा खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कल्चरल कौरमा है एक ख़ास बरादरी का। हाँ, ये अलग बात है, उस वक्त तो आप रच के खा रहे होंगे, लेकिन फिर रात को बार बार उठ के प्यास आ रही होगी, पानी पीते रहो, बस रोज़ा है मुंह में पानी आ रहा है। इसके अलावा ईद मनाने के अलग अलग तरीक़े हैं, शादियों के जो त्यौहार है उसके अपने अपने कल्चर्स हैं। ये सारे कल्चर खूबसूरत है। हमारे पश्तून भाइयों का आप देखें, उनका जो एक लाइट सा रक़्स होता है, बहुत ही लाइट सा रक़्स होता है, वो कितना पूरी दुनिया में मशहूर है। हर कोई कहने 2 रुमाल वो हाथ में लेके यूँ रक़्स कर रहा होता है, तो वो भी एक कल्चर है। इसी तरह से हमारे बलोच भाइयों का वाह वाह, उनके कल्चर की क्या बात है। पगड़ी पहनते हैं माशाल्लाह, इतने प्यारे लगते हैं, वजाहत होती है, दाढ़ी होती है इनकी यहाँ यहाँ तक, और सीना चौड़ा, ढीले ढाले शलवार कुर्ते। और जब उनके सूफ़ी कलाम गाए जाते हैं तो यकीनन हम बलूचिस्तान के पहाड़ों में जो है मदहोश हो जाते हैं ख़यालात में। तो उसकी भी अपने कल्चर की खूबसूरती है। तो मैं आज रिवायात और कल्चर पे बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप अपने घर में आपके वालिद ने, नाना ने, दादा ने, नानी ने, दादी ने, अम्मी ने जो कल्चर आपके घर में बनाया है, जो रिवायात बनाई है, उस पर कायम रहें, उसको कंटिन्यू करें। इसकी बड़ी खूबसूरती है। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपके शहर का कोई कल्चर है, उसको भी कायम रखें। आपके मुल्क के कल्चर से तो आप प्यार करें। आपके दीन का कल्चर क्या है? ये माह रमज़ान हमारे दीन का कल्चर है ना। अभी इफ्तार में 20 मिनट रह जाएगी तो कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, ग्वादर, सिब्बी, सवात, साहेवाल, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, दीना, इस तरफ आप आ जाएँ तो तुरबत, और इधर चले जाएँ सखर, नौशेरा फ़िरोज़, कंदकोट, उमरकोट, ये सारे पाकिस्तान के जो खूबसूरत शहर हैं, इन शहरों में इफ्तार से 20 मिनट पहले आपको इस्लामिक कल्चर नज़र आएगा। अक्सर मर्दों के सरों पे टोपियाँ होंगी, अक्सर दुरूद शरीफ और दुआएँ कर रहे होंगे, अक्सर दुआएँ कर रहे होंगे, अपने हाजतों की दस्तरखान बिछ रहे होंगे। बस स्टॉप पर मुखय्यरीन जो है वो अपनी जेब ख़ास से, अपने माल हलाल से दिल खोल कर लोगों को इफ्तार करवा रहे होंगे। मसाजिद में इफ्तार हो रही होगी और लाउड स्पीकर पर दुआएँ हो रही होंगी। इसी तरह से जो है वो इफ्तार पार्टीज़ हो रही होंगी, उसकी तैयारी हो रही होगी। एक खुशबू का माहौल होगा, जो है वो फ्राई तली जा रही होंगी और लोगों का रश होगा, मुझे दे दो, मुझे दे दो। ये कल्चर है, ये खूबसूरती है। इसी तरह सहरी में होता है, सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा है, भाई जल्दी मुझे फीनी दे दो, खजला दे दो, सिवैयाँ दे दो, घर जाना है, डबल रोटी दे दो। उसके दूध वाले की दुकान पर रश होता है। ये कल्चर है। फिर ईद की नमाज़ हमारा खूबसूरत कल्चर है।
गली कूचों से लोग जौक दर जौक बच्चों को लेके, इत्र की खुशबू आ रही है, अच्छे शलवार कुर्ते, अच्छी उजली टोपियाँ और तस्बीह लेकर बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ गलियों से लश्कर के लश्कर मस्जिद की जानिब रवां दवां होते हैं। फिर ईद की नमाज़ के बाद अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ये कल्चर है। मुआनका कर रहे हैं, मुसाफ़ा कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, खुशी है, ईदी दे रहे हैं, कल्चर है। इसी तरह छोटे बड़ों के घरों पे जाकर हाथ चूमने जाते हैं, ये हमारा मज़हबी कल्चर भी है, ख़ानदानी कल्चर भी है, मुल्क का कल्चर भी है। अपने कल्चर से प्यार करें, अपने कल्चर से। इस ऐसा नहीं है कि जदीद दौर आ गया तो बच्चे कहें भाई मैं तो चुस्त जीन्स की पैंट पहनूंगा, बस मेरा कल्चर वल्चर से कोई ताल्लुक़ नहीं। कैसे लगते हो, कभी देखा है? कभी देखा है? और अपने कल्चर में देखो, आप हमेशा अच्छे लगोगे। 200 साल तक कल्चर को अपनाओ, अच्छे लगोगे। और ये जो फैशन हर 1.5 साल के बाद तब्दील होती है ना, तुम्हारे चेहरे का डिज़ाइन तब्दील होता है, तुम्हारे बालों का डिज़ाइन तब्दील होता है, तुम्हारे कपड़ों का डिज़ाइन तब्दील होता है। कभी कैसे चल रहे हो, कभी कैसे चल रहे हो, कभी जूते में पाँव नज़र आ रहा होता है, कभी सॉक्स में पाँव नज़र आता है। देखा है इतने सालों में? आजकल कल्चर देखो कैसा आ गया, सॉक्स पहन रहे हैं लेकिन पाँव नज़र आ रहा है। भाई ये कैसा सॉक्स है भाई? ब्रेक पे जाना है, इसलिए लंबी बात नहीं कर रहा। जब ब्रेक से वापस आएंगे, फातमीद फाउंडेशन हमारे साथ होगी। एहतियात लाजिम है, मैं कद क्यों नहीं बढ़ता, इस पर बात होगी। बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा में नातिया मुकाबला होगा। बज़्म इल्म व अक़ीदत में मेहमान नवाजी पे गुफ्तगू होगी। इफ्तार मज़ेदार में सैबरोसो का चिकन बनाएंगे हमारे इकबाल शाह। अल्लाह के वली में हज़रत बिलाल का तज़किरा होगा ब्रेक के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज़ 1 से बराह रास्त, और आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान की ये नशरियात इफ्तार के बाबरकत लम्हात में। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब कि जिसमें हम खल्क़ खुदा की खिदमत करने वाले एक इदारे से आपकी मुलाकात करवाते हैं। उनको नुमाइंदे हमारे साथ होते हैं, उनके वर्कर्स, उनके वॉलंटियर्स, उनके अहदेदारान हमारे साथ होते हैं, और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो अल्लाह, इसके रसूल की रज़ा के लिए, अल्लाह के बंदों और रसूलुल्लाह के उम्मतियों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरने के लिए, उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने के लिए किस तरह से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इंतज़ाम कैसे चलाते हैं, और इस काम में मैं आप हम सब मिलकर किस तरह से उनका साथ दे सकते हैं। चूँकि ये हर लम्हा नेकी करते हैं, इसलिए हम चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसका नाम ही हमने रखा है एक नेकी। डॉक्टर अकबर नजमुद्दीन साहब हमारे साथ हैं फातमीद फाउंडेशन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच। खुशी होती है जब आप हर साल आते हैं और कुछ ना कुछ हमें बताते भी हैं, और जिनके दिल में खल्क़ खुदा की खिदमत का जज्बा नहीं है उनकी बैटरी चार्ज करते हैं। बिल्कुल बहुत शुक्रिया। तो फातमीद फाउंडेशन, कौन नहीं जानता फातमीद फाउंडेशन? तारुफ़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ बात करना इसलिए ज़रूरी होती है कि कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। तो इनसे बात करेंगे। पैकेज है इनका जी, तो पहले इनका पैकेज देखते हैं, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, ताकि मैं आप हम सब जान सकें कि फातमीद फाउंडेशन किस तरह काम करती है। फिर डॉक्टर साहब से कुछ सवालात करेंगे। आइए देखते हैं। मैं अम्मी की गुड़िया हूँ और बाबा की जान। पापा की आंखों में मेरी जिंदगी के ख्वाब हैं। अम्मी वैसे तो मुझे देखकर मुस्कुराती हैं, लेकिन अकेले में रोती हैं, क्योंकि मुझे थैलेसीमिया है। पापा कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन हमारे लिए उम्मीद है फातमीद फाउंडेशन। फातमीद फाउंडेशन आओ तो ऐसा लगता है किसी सायेदार जगह पर आ गए। इनसे मिलती हूँ तो हिम्मत बढ़ती है। बड़े होकर मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है फातमीद को थैलेसीमिया के लिए आपके एहतियात की। हर छोटी से छोटी नेकी का सलाह है। फिर आप तो हमारी जान बचा रहे हैं, सोचे मेरी अम्मी की दुआ में आपके लिए कितना असर होगा। मेरी गुड़िया भी दुआ करती है आप सबके लिए। फातमीद फाउंडेशन के लिए खून की एहतियात और माली मावनत जीने की नई आस।
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है। फातमीद फाउंडेशन का जो लोगो है, इसके ऊपर आप देखें खून का एक कतरा ऊपर से गिर रहा है। ये बता रहा है कि इंसान के जिस्म की सबसे अहम तरीन जो चीज़ है, जो उज़्व है, जो एलिमेंट है, वो है खून। तो खून से मुतालिक फातमीद ने सबसे पहले रोज़ अव्वल से, मैं जनरल साहब मोइनुद्दीन हैदर साहब के भी इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ, उनके ज़माने से हम देखते आए हैं कि वो इस पर काम कर रहे हैं। और आज ये जो पौधा है तनावर दरख्त बन गया। फातमीद ने ख़ुद तो बड़ी तरक्की की ही, लेकिन अवेयरनेस इतनी दी कि चूँकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन ये काम नहीं कर सकती थी, तो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी डेवलप हुई और वो भी काम कर रही हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका शुक्रिया। ये बताइए कि कॉन्सेप्ट किसका था फातमीद फाउंडेशन? सर, कब से? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। शुक्रिया सर। फातमीद फाउंडेशन सर इस्टेब्लिश होती है 1978 में, यानी आज से 45 साल पहले। और फातमीद फाउंडेशन स्टार्ट होती है एक इमरजेंसी मेडिकल सेंटर से, जो कि एक छोटा सा सेंटर था। इसके बाद वॉलंटियर्स इसमें शामिल होते गए और फिर इसके बाद फातमीद फाउंडेशन ने एक ब्लड बैंक बनाया और काफ़ी बड़ा ब्लड बैंक था। और फातमीद फाउंडेशन को ये रिकग्निशन मिली कि दिस इज़ द लार्जेस्ट ब्लड बैंक इन पाकिस्तान एंड सेकंड इन साउथ ईस्ट एशिया आफ्टर जापान। तो ये रिकग्निशन मिलने के बाद फिर फातमीद फाउंडेशन ने ब्लड और ब्लड की बीमारियों पे काम शुरू किया। 1982 के अंदर थैलेसीमिया सेंटर का इनॉग्रेशन होता है, फिर 1984 के अंदर हीमोफीलिया सेंटर का इनॉग्रेशन होता है। एंड सिंस देन फातमीद फाउंडेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है टू हीमोफिलिक पेशेंट, टू थैलेसेमिक पेशेंट, और जितनी भी खून बहने की बीमारियां हैं उन सब का इलाज टोटली फ्री ऑफ चार्ज करता है। अच्छा, तो ये जो आप फ्री ऑफ चार्ज करते हैं, तो अखराजात कुल कितने हैं और शॉर्टफॉल कितना आता है, या आता ही नहीं? अल्लाह ने ऐसा करम किया हुआ है, डोनर्स है, ड्राइव होती है? चूँकि सर देखें, ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो डिपेंड टोटली चैरिटी पे ही करता है। फातमीद फाउंडेशन का जो बजट है इट्स ओवर 50 करोड़। फातमीद फाउंडेशन का 10 सेंटर है। और आपने कहा कि शॉर्टफॉल होता है, तो डेफिनेटली शॉर्टफॉल होता है, लेकिन हम पूरी स्ट्रगल करते हैं कि फातमीद फाउंडेशन को शॉर्टफॉल ना हो, सारी चीज़ें हमारी एक सस्टेनेबिलिटी रहे और हमारी जो वर्किंग है एक टारगेट का बजट के साथ हमारी चलती रहे। एग्जैक्टली, आउटफ्लक्स को तो इसमें हम पूरी कोशिश करते हैं। और इसमें जो मेजर पार्ट है वो हमारा पब्लिक डोनेशन है। अच्छा। और मैं आपके चैनल से मैं उनको थैंक्स भी करूंगा कि फातमीद फाउंडेशन उन सबको थैंक्स करती है, हमारी जितने भी जो वेल विशर्स हैं और जो हमारी जनरल पब्लिक है। और मैं अपील भी करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ फातमीद फाउंडेशन कि आप लोग इस नोबल कॉज में जितना आप लोग डोनेशन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्लड, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, ताकि हमें माली माउनत मिलती रहे और ये सेंटर चलता रहे। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में फातमीद काम कर रही है? सर पूरे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में फातमीद फाउंडेशन के 10 सेंटर है। अच्छा। सबसे पहले कराची बना, कराची के बाद फिर हमारा हैदराबाद है, फिर हमारा लाहौर सेंटर है, फिर इसके बाद मुल्तान सेंटर है, फिर इसके बाद पेशावर में हमारा सेंटर है, कोयटा में हमारा सेंटर है, लाड़काना में हमारा सेंटर है, खैरपुर में हमारा सेंटर है, फिर इसके बाद राशिदाबाद के अंदर हमारा सेंटर है, टंडू मोहम्मद खान के अंदर हमारा सेंटर है। सो वी हैव 10 लार्ज सेंटर्स इन पाकिस्तान। माशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं कि जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, अगर वो अखराजात दे सकते हों तो क्या तरीका है? देखिए, वो अखराजात हम काम सारा फातमीद से करवाएंगे, लेकिन हम अखराजात दे सकते हैं। देखिए, अगर वो दे सकता है तो इन टर्म्स ऑफ डोनेशन वो इसको कर सकता है, लेकिन हमने कभी इनको नहीं कहा कि ये आपके इलाज पे हमें ये खर्च आता है। अच्छा। और आपको ये पे करना पड़ेगा। हम इनसे कहते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट तो ये है, अब आप चाहें तो आप फ्री ट्रीटमेंट करा लें, आप चाहें तो ऑन पेमेंट भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट जो हैं, मैं समझता हूँ कि शायद 1% होंगे या 2% होंगे। किस तरह के लोग ज़्यादा आते हैं, किस एरिया के आते हैं? कराची के नवाही इलाकों से आते हैं, मरकज़ से आते हैं, सिंध, अंदरून पंजाब के लोग आते हैं? आपने क्या असेस किया? देखिए, अगर आप क्लास की बात करते हैं तो लोअर क्लास से इनका ज़्यादा ताल्लुक़ है, और अगर और ऊपर जाते हैं तो लोअर मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं उनसे ज़्यादा ताल्लुक़ है। क्योंकि देखें, थैलेसीमिया हो, हीमोफीलिया हो, ये हेरिडिटरी और ये मोरूसी बीमारी है, तो हमें इनको प्रिवेंट भी करना है, हमें इनको अवेयरनेस भी देनी है, फिर इसके बाद हमें इनकी कॉम्प्लिकेशंस भी इनको बतानी है,
फिर इसके बाद इन बीमारियों में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी हमें इनको बतानी है। तो इन सारी चीज़ों को हमें इनको अवेयरनेस देनी है। और जिस तरह से आपने कहा कि लो लाइंग एरियाज से जो है ये ज़्यादा है, लेकिन है क्योंकि हमारे में यहाँ पर एजुकेशन जो है वो बहुत कम है। अच्छा, तो ये उस बताइए वजह से जी, ये बताइए कि आपका मेन फोकस थैलेसीमिया पर ही है नहीं, या और भी चीज़ें? खून की तमाम बीमारियाँ जिसके अंदर थैलेसीमिया आता है, फिर इसके बाद हीमोफीलिया जो कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, खून बहने की बीमारी है, तो हीमोफीलिया ए आता है, हीमोफीलिया बी आता है, हीमोफीलिया सी आता है, फिर इसके बाद ए फिब्रिनोजेनीमिया है, हाइपोफिब्रिनोजेनीमिया है, फैक्टर 2 डेफिशिएंसी पेशेंट, फैक्टर 5 डेफिशिएंट पेशेंट, फैक्टर 13 डेफिशिएंट पेशेंट, फिर इसके बाद प्लेटलेट्स की खराबी में भी मरीज़ों को ब्लीडिंग होती है, जिसके अंदर हम ग्लेंज़मैन थ्रोम्बोस्थीनिया का हम इलाज कर रहे हैं, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम का हम इलाज कर रहे हैं, आईटीपीज़ का हम इलाज कर रहे हैं। तो यू जस्ट नेम दैम कि जी जितनी भी खून की बीमारियां हैं उन सब का हम इलाज करते हैं। स्टाफ कहाँ से लाते हैं इतना? सर ट्रेनिंग कैसे करते हैं और क्लास कैसे डेवलप करते हैं? सर देखिए, ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ पर इन हाउस हमारी ट्रेनिंग होती है, और हमारे पास जो हैं वो बहुत हाईली रिप्यूटेड कंसल्टेंट हमारे पास हैं। अच्छा। जिसमें मैं प्रोफेसर खुर्शीद साहब का ज़रूर नाम लूँगा, जो कि आगा खान के जो डीन हैं। फिर इसके बाद और दूसरे हेमेटोलॉजिस्ट हैं, तो वो उनकी ट्रेनिंग भी होती है। फिर इसके बाद हमारी भी बाहर जाके हम भी ट्रेनिंग करते हैं, और फिर आके अपनी कम्युनिटी को और अपने फातमित को हम सर्व करते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं, क्या थैलेसीमिया ख़त्म ही नहीं हो सकता सारी ज़िंदगी अगर किसी बच्चे के साथ हो तो? सर देखें, प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन है। पहले तो आपने ख़त्म करने की बात की है, तो प्रिवेंशन है। अगर आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में यह है कि एक तो सारी ज़िंदगी इनको ब्लड लगाना है, ये नहीं रुकेगा? ये नहीं रुकेगा। हाँ, इन बच्चों में थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि अच्छा अब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो 2 साल के बाद बच्चे को अगर हर महीने या हर 15 दिन के बाद खून लगता है तो आयरन डिपोजिशन जिस्म के अंदर हो जाती है। वो आयरन हमें निकालना पड़ता है। अच्छा। और उसके लिए दवाइयाँ होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं जो कि पेट पे लगाए जाते हैं। और चूँकि फातमित फाउंडेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही नहीं है, मेडिकेशन भी इनको देना है, इन्वेस्टिगेशन भी इनको देनी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी इनको देनी है। फिर अगर उन बच्चों में हमें ज़रूरत पड़ती है कि स्प्लीनेक्टमी करनी है, तिल्ली को निकाल देना है ताकि इनका ड्यूरेशन बढ़ जाए, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जो परमानेंट है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इतनी मशक्क़त बच्चे को भी होती है बेचारे? तो बिल्कुल, इसलिए तो सर हम चाहते हैं कि ये प्रिवेंशन हो, लोगों को अवेयरनेस हो। और क्या हमने अवेयरनेस देंगे इसमें? सर इसमें देखें ना, हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने शुरू किया 2007 के अंदर। जितनी भी जो फैमिलीज़ थी जो थैलेसीमिया से हमारे पास रजिस्टर्ड थी, उनके कज़न्स के अंदर, उनकी फैमिलीज़ के अंदर, और फिर हम तलाश करते थे कि हम इन फैमिलीज़ तक जाएं, उस एरिया तक जाएं, और ये सब हमने किया भी है। तो ये सब हमने किया भी है और ये हम कर भी रहे हैं ताकि इसको प्रिवेंट किया जा सके। अच्छा, इसमें मुझे एक तो ये बताएं कि अगर आप अवेयरनेस जो है ना वो डेवलप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और भी लोगों को करना चाहिए, यकीनन जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं या जो थैलेसीमिया के लिए काम करने वाली क्या फलाही इदारे हैं, अगर ये सब कर रहे हैं तो फ़र्क आ रहा है? आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ इसका फ़र्क नज़र आ रहा है? सर देखें, हर साल पहले जो हम कैलकुलेट करते थे, हमें बताया जाता था, और एक सर्वे रिपोर्ट भी है कि 7,000 8,000 हर साल थैलेसीमिया मेजर के बच्चे पैदा होते हैं। इस दफ़ा जो सर्वे है और 2023 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, तो ये कम हुए हैं, एंड इट्स अराउंड 5,000। इसकी वजह ये अवेयरनेस है, तो अवेयरनेस है, यानी वो प्रिवेंशन शादियाँ है, वगैरह जो जो शादियाँ cousins होती हैं, marriage हाँ, जेनेटिक काउंसलिंग हम करते हैं, फिर उसके बाद मास स्क्रीनिंग करते हैं। और मास स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि हम डिटेक्ट करते हैं कि उसके अंदर थैलेसीमिया माइनर कितने हैं बच्चे। और अगर थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया माइनर आपस में शादी करते हैं, तो आप समझें कि उसके अंदर 50% जो है वो थैलेसीमिया माइनर के होंगे, 25% नॉर्मल होगा, और 25% थैलेसीमिया का मरीज़ होगा। अच्छा। तो 75% जो है वो एबनॉर्मलिटी होती है, 25% जो है, यानी अगर 4 बच्चे हैं तो 2 बच्चे थैलेसीमिया माइनर के होंगे, 1 बच्चा थैलेसीमिया मेजर का होगा, अच्छा। 1 बच्चा नॉर्मल होगा। अच्छा, अब ये बताएं कि
फातमी जो है उसके मुस्तकबिल के प्लान क्या हैं? इतना काम किया माशाल्लाह, फातमी 50 साल हो गए, अब क्या करना चाहते हैं कि अगले 50 साल में क्या करना है? देखें, जो हमारा विज़न है वो हमारा विज़न ये है कि थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान होना चाहिए, और उसमें हमें अवेयरनेस भी देना है, उसके अंदर हमें प्रिवेंशन भी हमें उसको देना है, और हम चाहते हैं कि फातमीद फाउंडेशन जो है एक वर्ल्ड मैप पे हम इसको प्रमोट करें कि दुनिया के वाह, मैप पे फातमीद फाउंडेशन हो, और फातमीद कर भी सकती है। और फातमीद कर भी सकती है, और इंशाल्लाह फातमीद करेगी। जहाँ थैलेसीमिया कम हुआ जा रहा है वहाँ पर हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान बनाएं। क्या बात है। अच्छा, अब ये बताएं कि आपको जो डोनेशंस देने वाले हैं, पहले तो ब्लड डोनेशन पे आ जाए जी, कि ब्लड डोनेट आपको लोग करते हैं, आप ड्राइव चलाते हैं, कैंपिंग्स करते हैं, हम देखते भी हैं। बिल्कुल। तो अगर मिसाल के तौर पे मुझे आधी रात को ओ पॉजिटिव खून की ज़रूरत है या बी पॉजिटिव खून की, जो भी XYZ, तो मैं फातमी से रब्ता कर सकता हूँ, एक ब्लड देकर अपनी पसंद का ब्लड ले सकता हूँ? सर, इस बिल्कुल। तरह का ब्लड बैंक है? बिल्कुल है। फातमीद फाउंडेशन जो है वो माशाल्लाह एक बहुत बड़ा ब्लड बैंक है, पाकिस्तान का लार्जेस्ट ब्लड बैंक है। सारे ग्रुप की खून की अवेलेबिलिटी होती है। कोई भी शख्स फातमीद में किसी वक्त भी ब्लड लेने के लिए आ सकता है। हमारे पास हर ग्रुप के हमारे पास ब्लड होते हैं, सही, और हम इनको ब्लड प्रोवाइड करते हैं। माशाल्लाह। डोनेशन देने वाले ज़्यादातर कौन लोग हैं? कॉर्पोरेट सेक्टर है या आम पब्लिक है? देखें, आम पब्लिक भी है, कॉर्पोरेट सेक्टर भी है, क्योंकि हमें तो अपना फ़ंड करना है। 50 करोड़ और इससे अबव का हमें जो एक बजट है, ईयरली बजट है, वो पूरा करना है। तो फिर हमें तो हर जगह पे जाना है, और जहाँ से हमें हेल्प। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नजमुल सर, जी, एक चीज़ मैं ज़रूर जी, जिक्र जी। करना चाहूँगा। जी, जल्दी। फातमीद फाउंडेशन जो एक छोटा रूम से शुरू हुआ, और उस रूम के बाद फातमीद फाउंडेशन के पाकिस्तान में 10 बड़े शहरों में जी, सेंटर्स। फातमीद फाउंडेशन के जो सेंटर हुए हैं, इन सब के पीछे जो एक अनथक मेहनत है, इसमें हमारे चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर बेशक। साहब जो कि हिलाल इम्तियाज़ हैं, और इसके बाद बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं, और फिर इसके बाद जो हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड सेक्रेटरी ऑफ द ट्रस्ट डॉक्टर वलीद बिन अजहर, बेशक। इनकी बड़ी अनथक मेहनत है, और बहुत। उनको बहुत रिस्पेक्ट भी है। हम और उनकी सलाम बहुत पेश करते हैं सलाम पेश मोइनुद्दीन करते हैदर हैं। साहब को भी, डॉक्टर वलीद साहब को भी, और आपसे अपील करते हैं, मैं शब्बीर अबू तालिब अपनी तरफ से भी और न्यूज़ 1 की तरफ से भी, कि फातमीद फाउंडेशन का साथ दें। अपनी ज़कात, खैरात, फितरात, अतियात, अपने माल हलाल में से कुछ न कुछ ज़रूर फातमीद फाउंडेशन को दें, ताकि बच्चों की, बड़ों की, सबकी हम ज़िंदगी बचा सकें। ब्रेक। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें होते हैं हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब, और वो बताते हमें कि बीमारियों से कैसे बचना है, बीमारियों का इलाज क्या है, बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या एहतियात लाजिम है। सरकार मेरी बात बनाए रखना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम शबीर भाई, अल्लाह का शुक्र। आप आज खैरियत हमारा से हैं? मौजू है कद क्यों नहीं बढ़ता। जी हाँ। जब मैं इस पर ज़रा सा होमवर्क कर रहा था तो मैंने कहा फिर आखिर में आपसे पूछूंगा कि जिनका कद बहुत बढ़ जाता है उनको पूछें कद बढ़ क्यों रहा है। इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। किसी हाल में उन तमाम लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिनका कद ना छोटा है ना बहुत बड़ा है, मुतवज़्ज़न है। ठीक है, वैसे तो इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, हमारी फितरत में है। बेशक। अच्छा, क्यों नहीं बढ़ता कद? शबीर भाई देखें, बाज़ लोगों को विरासत से, जैसे वालिदैन छोटे कद के होते हैं तो बच्चे भी उनके छोटे कद के होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होती है। इसमें ये होता है कि बाज़ के जो हैं वो बोन्स जो होते हैं वो ग्रोथ करना रुक जाते हैं, और अक्सर बच्चों के आपने देखा होगा कि गला ख़राब रहता है, उसकी वजह से भी कद नहीं बढ़ता। तो इसलिए अपना चेकअप ज़रूर करवा लिया करें बच्चों का जिनका कद नहीं बढ़ रहा हो। वैसे 1 साल से लेके 14 साल तक बच्चा ग्रोथिंग एज में होता है, इस पर कोई वो दुराय नहीं होती है कि आप उस पर जाके बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस करें। हाँ, नॉर्मल का जो चेकअप है वो करते रहा करें, तो इंशाल्लाह 14 साल के बाद अगर कद नहीं बढ़ रहा हो तो फिर आप रेमेडी इस्तेमाल करेंगे कि हम क्या चीज़ इस्तेमाल करें। उसमें डॉक्टर्स जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैनिंग वगैरह, एक्सरे वगैरह करते हैं कि आया ये कद क्यों नहीं बढ़ रहा। इसमें लड़कियाँ हों या लड़के हों, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको एक छोटी सी रेमेडी बनाना सिखाऊंगा मैं, आप इसे इस्तेमाल कीजिए, साथ में एक्सरसाइज करें खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की। अच्छा, हाँ, और इंशाल्लाह 3 महीने यूज़ करना है आपने,
आपकी हाइट आस्ते आस्ते बढ़ना शुरू हो जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर आपका गला अक्सर ख़राब रहता है तो उसकी ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं ताकि आपका गला ठीक रहे, क्योंकि गला ख़राब रहेगा, साइनसाइटिस एलर्जी होगी और बुखार सा फील होगा, उसमें भी ग्रोथ रुकती है इंसान की। तो जिन लोगों का गला अक्सर ख़राब रहता है वो बनफशा के पत्ते और मुलेठी इसका कहवा बना के आधा कप सुबह आधा कप शाम पिएँ। जब ठीक हो जाए आप इसे बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़, कद बढ़ाने के लिए ये 14 साल से लेके 21 साल तक वाले इस्तेमाल करें, 14 साल से कम वाले इस्तेमाल ना करें और 21 साल से ज़्यादा वाले इस्तेमाल ना करें। टोटली 3 चीज़ें बहुत ईजी हैं, हर दुकान पे मिल जाती हैं। ये आपने सबसे पहली चीज़ लेनी है, ये मस्तगी की लकड़ी। अच्छा, मस्तगी एक गोंद आता है, दरख्त होता है, उसका गोंद होता है। आपने गोंद नहीं लेना, आपने ये लकड़ी खरीदी उनसे। हाँ, ठीक है। बाज़ दुकानदार कहते हैं कि जी हमारे पास लकड़ी नहीं है, गोंद ले लें। आप ऐसा ना करें, आप लकड़ी ये आपने लेनी है 20 ग्राम, 20 ग्राम। एक चीज़ 20 ग्राम है। और दूसरी चीज़ ये है सिंघाड़ा, फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है, हर पंसारी के पास मिल जाता है। ये आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है। ये है अजगन नागोरी, इसको अश्वगंधा भी कहते होते हैं। ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। इसके अंदर आप डालेंगे या तो शक्कर डाल लें, अगर शक्कर ना हो तो आप मिश्री डाल लें 100 ग्राम। यूँ 4 चीज़ें हो गई। 4 चीज़ें, इनको मिला लें, बारीक पाउडर बना लें। छोटी चाय वाली चम्मच दिन में 2 मरतबा, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंह में डाल के ऊपर दूध भी पी सकते हैं, या अगर दूध माफिक नहीं आता तो आप पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ऐसे खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। इससे क्या होगा? इन 4 को जो मिलाकर पीने से क्या होगा? इससे ये कि बोन्स की ग्रोथ चल जाती है, हाइट निकलने अच्छा। आती है। इसमें कैल्शियम भी है, विटामिन B12, B6 एज भी क्या है। है जिसमें हम ये पिलाएं? 14 साल से लेके 21 साल तक के, अच्छा। लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों इस्तेमाल कर सकते तो कद का पता चल जाता है हकीम साहब? हैं। बिल्कुल, आप जब ये स्टार्ट करेंगे तो आप किसी दीवार पे एक निशान लगा लीजिए और 3 महीने के बाद दोबारा चेक कीजिएगा। नहीं, ये पता चल जाता है कि 14 साल की उम्र में इतना कद है तो अब ये बढ़ेगा नहीं। नहीं, इसमें यह है कि मैंने कहा ना कि इसका टेस्ट होता है, बोन्स का टेस्ट होता अच्छा। है, वो करवाया जाता है। लेकिन दूसरा ये है कि जब ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें ये ग्रोथ इनकी चल निकलेगी और इंशाल्लाह इनका कद बढ़ेगा। अच्छा, कुछ लोगों के कद बहुत जल्दी बढ़ते हैं अचानक, यानी ये बच्चा अभी तो 10-12 महीने पहले इतना सा था, ये इतना लंबा कैसे हो गया? तो ग्रोथ रोकी भी जा सकती है? नहीं, ग्रोथ रोकी नहीं जा सकती है, वो फिर उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है जो कि डॉक्टर्स के पास होता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास होता है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इसलिए आपको कहा कि 14 साल इसलिए कहा क्योंकि इससे कम उम्र वाले बच्चे जो होते हैं कभी काले नज़र आते हैं, कभी गोरे नज़र आते हैं, कभी तकड़े नज़र आते हैं, कभी पतले नज़र फर्क आते आता हैं। रहता है। तो वो उनकी हाइट बढ़ रही होती है, कद निकाल रहे होते हैं, वो ग्रोथिंग एज में होते हैं। ये अच्छा, कद जो है ये गोश्त से बढ़ता है, हड्डी से बढ़ता है? हड्डी से बढ़ता है। हड्डी, यानी दुबला पतला होना, गोश्त होना, मोटा होना, बंदे का फरवा होना, ये मैटर नहीं कर ये रहा। मैटर आप जो नहीं बता करता। रहे हैं वो हड्डियों की ग्रोथ होती है। दूसरा ये होता है कि आपने नोट किया होगा कि जब किसी की हाइट बढ़ती है आपको वो कमज़ोर नज़र आता है, सूखे सूखे नज़र आते हैं, तो ये एक चीज़ होती है। और दूसरा ये है कि एक्सरसाइज में अक्सर कहता रहता हूँ कि वॉक किया करें, खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज किया करें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। कद का ना बढ़ना बीमारी है वैसे? जी, एक प्रॉब्लम होती है, मैंने कहा ना साइनसाइटिस एलर्जी या गले की प्रॉब्लम, ये चीज़ें होती हैं। गले का क्या ताल्लुक है इससे? गले का ताल्लुक होता है, इसमें बुखार रहता है जिससे जिस्म की ग्रोथ रुक जाती है। हाँ, ये मैंने अक्सर लोगों को देखा है जिनका, मैंने जब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं मैं उनसे यही सवाल करता हूँ कि गला तो नहीं ख़राब रहता, तो गला ख़राब तो रहता है। आपके यहाँ हिकमत में जब आप ये कहते हैं कि गला ख़राब होने की वजह से ग्रोथ रुक रही है, तो ग्रोथ यूं रुक रही है, बंदा यूं तो फैल ही रहा होता है। नहीं नहीं, ये एक अलग चीज़ है। अच्छा। देखें, इसमें बुखार सा फील होता है जिससे में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती जाती है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, ऊँट का दूध, ऊँटनी का दूध, ठीक है, वो भी पीने से 1 कप पिया करें, उससे भी हाइट बढ़ती है। ऊँटनी के दूध से? ऊँटनी के दूध से। अच्छा, क्योंकि ऊँटनी खुद भी तो ऊँची होती है ना? ऊँची होती है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जब ऊँटनी का दूध है, और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे बाज़ लोग कहते हैं बांस का जड़ इस्तेमाल करें, बांस की लकड़ी आती है, वो अपनी जगह होते हैं, अपने तजुर्बे होते हैं। लेकिन जो मैंने ये कई बार मैंने ये बनाकर दिखाया है और लोगों ने यूज़ किया और मुझे बहुत पजीराई मिली है इसकी, कि जब हाइट बढ़ी है लोगों की, उसमें यह है कि हमें बहुत सारे लोग अपनी दुआओं में याद रखते हैं।
अच्छा, बच्चियों के लिए भी यही फार्मूला ये है? लड़कियां और लड़के दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बच्चियाँ वैसे ज़्यादा लंबी हो जाती हैं तो थोड़ा सा वो फील करती हैं कि मैं बहुत लंबी हो गई, बहुत थोड़ी छोटी होती हैं तो बहुत ज़्यादा फील, मर्द फिर भी चला लेते हैं। लेकिन एक चीज़ शबीर भाई बताऊंगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका कद बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 3 इंच 4 इंच इस तरह बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अच्छा, हाँ, कि बाद लोग कहते हैं ना कि फिट के हिसाब से बढ़े, ऐसा नहीं है। जो आपकी लक है वो है उतना रहेगा, लेकिन ये है कि ये 3-4 इंच आपका कद आराम से बढ़ जाएगा इससे। बात कहते हैं ना कि मेरी हाइट अगर 5'2" है तो वो 5'6" हो जाए, 5'7" हो जाए, हाँ ये हो सकती है। अगर आपकी 1-2 इंच मज़ीद बढ़ाना हो तो हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि एज निकल गई, 30 साल की उम्र में ख्याल आया कि भाई मैं तो छोटा रह गया हूँ, अब बढ़ सकता है कद? नहीं, बढ़ नहीं सकता ऐसा। इसकी एज 21 है, 21 ईयर है, इससे ज़्यादा में नहीं। यानी 21। बाज़ लोग कहते हैं कि 25 साल भी, 23 साल, लेकिन मेरी स्टडी कहती है कि 21 साल पे मैंने जितने लोगों को देखा है जिनका 21 साल तक कद बढ़ा है, यानी 14 to 21 में जितना बढ़ना था बढ़ गया। बढ़ गया। अब दवाइयाँ पी लो, खिंचवा लो खुद को, हाँ, अपने पैसे बर्बाद ना करेंगे। कुछ भी कर लो। ये जो दीवारों पे लिखा होता है, अपना लंबा कद छोटा कीजिए, छोटा कद लंबा कीजिए, और इसके लिए फला नंबर पर रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह कद तो तब रहेगा जब आप रहेंगे। ऐसा ही है। देखें, बहुत नीचे वाली एहतियात लाइन मैंने कीजिए। अपनी तरफ से कह दी। मैंने इसलिए अक्सर कहता होता हूँ कि आप उसके पास जाएं जो प्रोफेशनल हो। तो वो जिसने कह रहा है ना मैं पढ़ कर आया। प्रोफेशनल हूँ, अब पता नहीं वो कैसा वो तो कह रहा है मैं प्रोफेशनल लूट मार करने वाला हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जी। जब चीज़ आप अच्छी दोगे, अच्छा चेकअप होगा, आपकी कंसल्टेंसी अच्छी होगी, आपको पब्लिसिटी की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही लोग आएंगे, खुद ही आएंगे, सीना बसीना पूछ खुद कर। ही आपका काम अच्छा चल पड़ेगा। और आपका दिल अगर साफ़ हो, आपकी नीयत साफ़ हो, मंजिल बहुत आसान है। बहुत खूब। अच्छा, अब आपने जो 4 चीज़ें बताई हैं वो, और जो एक्सरसाइज बताई है वो, जी हाँ। इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है? कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है इसमें। ये लड़कियां लड़के सब इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टोटली ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कैल्शियम, विटामिन डी और इसके अलावा विटामिन B12, B6 ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि आपकी हाइट के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। अच्छा, ये बताएं कि जो हिकमत के अलावा प्रोफेशनल जो अच्छा इलाज करते हैं, उसके सुना है साइड इफ़ेक्ट होते हैं? नहीं, देखें एक चीज़ मैं बताऊं, अब मैं किसी डॉक्टर को गलत कह के मैं अपने आप को काबिल बोलूं, ये भी बुरी बात है। आप खुद देखिए, आप इस्तेमाल कीजिए, आप केमिकल से थोड़ा सा दूर हो जाएं। ये तो एक हाइट की चीज़ें, क्योंकि हर डॉक्टर, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे हकीम हो, उसकी कोशिश होती है कि उसका पेशेंट ठीक हो। जब पेशेंट ठीक होता है तो उसका सीना चौड़ा होता है कि यार मेरा पेशेंट ठीक हुआ है। सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि जो अपना कद लंबा करना चाहते हैं, माँ बाप को भी बताते हैं कि भाई हमारा ये मसला है, हमें बस इसके बराबर हाइट चाहिए, मैं बहुत छोटा रह गया हूँ या छोटी रह गई हूँ, वो किसी और कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो सकते हैं कद छोटा होने की वजह से? क्योंकि आप बता रहे हैं कि इसकी वजूहत, गले, बुखार, ये सारी वजूहत है। अब उस पर ध्यान नहीं दिया था, अब अम्मी अबू से कहा कि क्यों मेरा कद नहीं बढ़ रहा, अब जब बताने या पूछने गए या मालूम करने गए तो आपको लगता है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हों, तो ज़्यादा टाइम गुजर गया हो तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी होंगी? देखिए, इसमें ऐसा होता है, बाज़ बच्चे जो है ना थोड़ा सा साइको की तरफ चले जाते हैं, बहुत अपने आप को एहसास से कमतरी का शिकार होते हैं। वो कहते हैं कि काश मैं ऐसा होता काश मैं ऐसा होता। बिल्कुल ऐसा ना सोचना चाहिए। अल्लाह पाक ने सबको अच्छा बनाया, और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह पाक ने आपको आँखें, पाँव, हाथ दिए हैं, बहुत बेहतर हैं, इससे आप मेहनत करें। अपने अंदर एंजाइटी मत लेकर आएँ कोई किसी से कम नहीं है, सब बेहतर हैं ये। आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी हाइट बढ़ेगी और आपका जो एंजाइटी फील होती है ये भी दूर हो जाएगी। अच्छा, अब ये बताएं कि मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि वो बच्चों को छेड़छाड़ ना किया करें, बेचारा एहसास से कमसिरी में चले जाते। अच्छा, अब हमारा चूँकि सेगमेंट है एहतियात लाजिम है, हमारे बच्चे इनका कद छोटा रहे ही ना, तो क्या एहतियात करें? देखें, एहतियात ये करें कि अगर आपको गले की कोई प्रॉब्लम हो या इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम्स हों, जिस तरीके से थायराइड ग्लैंड्स या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, या तबीयत में आपके थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस महसूस होती हैं, तो फौरी तौर पे अपने वालिदैन को बताएं या अपने करीबी मौलिज को ज़रूर दिखा दें एक बार। इससे तो क्या इंशाल्लाह आप अच्छे हो इसमें जाएंगे। आपको लगता है कि इसकी वजह एहतियात करने से, वजूहत एहतियात करने से सही हो जाएंगी? इंशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर बात है, एक प्रॉब्लम आ रही होती है, उसको क्योर कर लेते हैं, उसी वक्त उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है, बच्चा ठीक हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि एक्सरसाइज में, एक तो आपने एक्सरसाइज बताई, वो जब पता चलेगा ये 4 चीज़ें खाएंगे या जिस तरह से डॉक्टर्स के पास जाएंगे वो कोई चीज़ देंगे, वैसे नॉर्मल क्या एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं आप लोग
कि आपका कद हमेशा बेहतर रहेगा, औलाद पूरी औलाद को जो है ना वालिदैन बताते रहे कि बेटा ये एक्सरसाइज किया करो तो एक मुतवज़न कद रहेगा। देखिए उसके लिए ये है कि जिस तरीके से जॉगिंग वगैरह करते हैं, इसके अलावा आप जैसे खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज है, ये आप किया करें तो इंशाल्लाह आपको दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है किसी चीज़ की। और पानी का टेक ज़्यादा रखें, अपनी नींद पूरी करें, नींद भी आप पूरी करें, इंशाल्लाह आप देखिएगा आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नींद पूरी करने से कद सही रहेगा? कद भी सही रहता है, दूसरा सेहत भी अच्छी रहती है। अच्छा, ये जो खिलाड़ी होते हैं आपने देखा होगा जैसे फास्ट बॉलर है, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ देखे भाई इसको तो उसके लंबे कद का फ़ायदा हो रहा है, दूसरा छोटे कद का है वो इस फ़ायदे को नहीं इस्तेमाल कर रहा। वो अलग बात है कि वो भी खिलाड़ी अच्छा है। तो क्या प्लेयर्स को कोई ऐसा प्रोग्राम दिया जाता है कि आप अपनी हाइट को और अपने जिस्म को चौड़ा और ब्रॉड रखें, ऐसी कोई चीज़ होती होगी इनके नहीं कोचेस नहीं, ऐसा वगैरह? कुछ भी नहीं होता, ये कुदरती है? ये कुदरती होता है ये। और दूसरा उनकी एनर्जी के लिए उनकी कोचिंग की जाती है और उनको एक्सरसाइज वगैरह जैसे सिखाई आपको पता जाती होगा वेस्ट इंडीज़ का एक फास्ट बॉलर था जियोल गार्नर, काला लंबा, उसके बारे में कहते थे जब वो बॉलिंग करता था तो उसका हाथ ही आधी पिच पे आ जाता था, इतना लंबा था वो। तो मतलब नॉर्मल से ही नहीं, वो वेस्ट अलग। इंडीज़ के जितने भी ज़्यादातर खिलाड़ी जो 80% खिलाड़ी हैं वो काफ़ी टॉल हैं। हाँ, और उसको लंबे हैं पहले तो सारे। बहुत ही ज़्यादा होते थे। तो हम लोग तो उससे गॉर्डन ग्रेनिज और इसके अलावा मेलकम डेजमैन मार्शल, हिन्स, हम मैल्कम उस दौर के लोग हैं। हाँ। आजकल के दौर के नहीं हैं। नहीं, जब डिजिटलाइज हो गया सब कुछ। हाँ, जैसे चंद्रपाल हुआ, हाँ, हाँ। उनको देखते रहे। सही। वो था एक कॉलिन क्रॉफ्ट, वो भी बहुत लंबा था। माइकल होल्डिंग था, वो बहुत लंबा था। देखिए उनके यहाँ वहाँ विरासत है, वो वहाँ पे आपको सारे लंबे ही मिलेंगे। अच्छा, वैसे ये विरासत में भी कद का मामला होता है? बिल्कुल होता कि है, पूरे विरासत खानदान में में भी आ सारे ही जाता छोटे है। कद के हैं। हाँ। टिंगू खानदान, लेकिन आपने देखा लंबू होगा जिनके खानदान वालिदैन छोटे कद के उनके बच्चे लंबे कद के भी आ जाते हो जाते हैं। हो जाते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है, इसे कोई नहीं रोक सकता। वरना यूँ बोलते हैं ये लंबू खानदान है, ये नहीं, टिंगू खानदान है। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा बाज़ के साथ होता है कि वालिदैन छोटे कद के हैं, बेटा लंबा कद का आ गया, बेटी लंबे कद की आ गई, और सारे बच्चों की हाइटें अलग अलग होती हैं। अच्छा, कुछ लोगों के ना हकीम साहब पाँव के नंबर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, यानी जिस्म तो ठीक है, नॉर्मल है। जैसे मैं एक दो लोगों को जानता हूँ जो शायद जिस्म या जसामत में मेरे जितने हैं, लेकिन इनका पाँव जूते का जो नंबर 11-12 साइज है है। वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसका तलवा क्या जो करें? होता है वो देखें, अब इधर से अगर हम थोड़ा मारे पीछे से, एक बंदा उधर से मारे, ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चों को जो है ना इब्तिदा से ही नंगे पाँव चलने की आदत ना डालें। ना डालें। नंगे पाँव चलने की वजह से भी पाँव चौड़े हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। कद क्यों नहीं बढ़ता, एहतियात भी बता दी, एक्सरसाइज भी बता दी, 4 चीज़ें मिलाकर दवाई भी बता दी। अब ना कहना क्यों नहीं बढ़ता। ब्रेक। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजेगी। 3 सना खानों के माबैन होगा मुकाबला, एक और नया राउंड है, और चूँकि ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल है इसलिए सेगमेंट का नाम है बरकते ज़िक्र मुस्तफ़ा। आप याद आए तो फिर याद न आए कोई। बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा में आज 3 सनाखा हमारे सामने हैं, 3 बच्चियां हमारे सामने हैं, तैयबा असगर, कायनात वाजिद और मलाइका फरमान। अस्सलाम वालेकुम, आप तीनों का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और जज करेंगे मोहम्मद सलमान आलम और अब्दुल हमीद राना सोबती साहब। आप दोनों को भी अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का भी शुक्रिया। एक ही कलाम दिया गया है और वह है कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। कमाल का ये कलाम है। बसों पे स्टिकर भी लगे हुए हैं, ये सब तुम्हारा करम है आका। वैगन के आगे भी लिखा हुआ है, ये सब तुम्हारा करम है आका। रक्शे के पीछे भी लिखा हुआ है, ये सब तुम्हारा करम है आका। मेरी और आपकी पेशानी पे भी लिखा हुआ है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। जो चल रहा है ना, ये सरकार की बात बनी हुई है तो चल रहा है। ये बात क्या बात है। खूबसूरत कलाम दोनों जजेस ने चुना है, तीनों बच्चियां पढ़ेंगी। आज किसके सफ़र का अख्ताम होगा? एक का, 2 रह जाएंगी। होए होए होए, तो ये 3 सिस्टर्स जो है ना, उसमें से एक सिस्टर चली जाएगी। 3 बच्चियाँ, मेरे लिए तो बच्चियाँ हैं, आपस में सिस्टर्स हैं। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, खुल के पढ़े। सबसे पहले तैयबा असगर।
कहे आरज़ू का, कोई सलीक कहे आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से हिलो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, क्या कहें। शब्बीर भाई, खुशी इस बात की है कि इनकी आवाज़ में थोड़ी वो आ गई है, एनर्जी आ गई है। एनर्जी आ गई, थोड़ा दम माशाल्लाह अच्छा आ गया है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे लगा कि अब ज़ाहिर सी बात रोज़ा भी है और हमने इनको टास्क भी दिया था तो उसका प्रेशर भी है, लेकिन तर्ज इनको याद नहीं थी। पहली लाइन जाती है। हाँ, बस पहली लाइन आती, सिर्फ मुझे ये लग रहा था ये सब तुम्हारा, यहाँ तक इनको तर्ज आती है, आगे जो था वो तर्ज याद नहीं थी। अंतरा तो समझ में नहीं आया वो उन्होंने जिस तरह भी पढ़ा। बहरहाल ये कि मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ तक आई और माशाल्लाह इतनी मेहनत करके आए हैं। बाकी आगे जिस तरह वो पढ़े, स्केल तेज था वैसे इनका, स्केल उन्होंने ऊपर रख लिया था, वो तर्ज भूल गई। तर्ज भूल गई। हालांकि अगर ये इनको तर्ज याद होती ना जिस तरह स्केल इन्होंने करा, लेकिन फिर इन्होंने अंतरे के बाद दूसरी लाइन में जो अंतरे की आते हैं उसमें स्केल चेंज कर दिया था। चलें, तो ये मिस्टेक है। आप क्या कहेंगे? एक नंबर की मिस्टेक भी आपको पीछे रख बात देगी। यह है कि बच्ची ने स्टार्ट तो अच्छा लिया था। अच्छा, इनकी आवाज़ जो रेंज इनकी है उसमें थोड़ी सी आवाज़ में जैसे चीख होती है ना वो भी थी और रेंज। अच्छा, उसके बाद इस बच्ची ने पढ़ा, बार बार मैं ये सुन रहा था। मैंने बोला चले अगर ये 3-4 मरतबा इसने कहा है, एक मरतबा भी कह देगी, अगर ये कह देंगी तो मैं इनको कोई बात नहीं, वो मेरे मुताबिक सही हो जाएगा। बेटा आपने कहा ये सब तुम्हारा, ये सब तुम्हारा, ठीक है ना, सब नहीं है, ये सब तुम्हारा। ठीक है, मुकाबला है बेटा। आज हम नहीं बताएंगे, आगे जाके भी आप आज हम बता रहे हैं ना आपको, आप आगे जाके ये सबको जो है ना आप बिल्कुल ओके पढ़ेंगी, बहुत सही पढ़ेंगी। अब सब नहीं है, ये सब तुम्हारा, ये सब ये आपने पढ़ा है लफ्ज़ है, ये सब तुम्हारा। अच्छा, फिर अंतरे में जाके ये जैसे सलमान भाई ने बताया अभी, अंतरा आपका चेंज हो गया। किसी का एहसान क्यों ढाए, किसी को हालात क्यों बताएं पे आपने बिल्कुल एकदम वो जो बताएं जो है ना वो आपका जो है अंदाज चेंज हो गया अंतरे पे जाके। ये हमने नोट। चले वो टास्क दिया था उसका प्रेशर। खैर माशाल्लाह आवाज़ आपकी अच्छी है और कोशिश करेंगी तो और बेहतर। कायनात वाजिद तशरीफ लाइए। कोई
सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। किसी को हालात क्यों बताए, किसी के दर पे क्यों जाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी के दर पे क्यों जाए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे। सुभान अल्लाह। इतनी घबराहट सलमान। इतनी आसान नाते हैं तो बचपन से सब सुनते हुए आ रहे हैं, आप लोगों ने बचपन से सुनी होगी। बहुत आसान नाते, इतना इसको हाइप क्रिएट कर दी इस नात की। तो बहुत सिंपल नात है, आसान तरीन नात है आसान साहब। तरीन नात है इस टाइम पे सबसे आसान तरीन नात है, मैं ये कहता हूँ। आपने सिंपल लेके पढ़ना था, इसमें इतनी घबराहट क्या थी। आपने तो आस्थाई की संचाई में 2 बार स्केल चेंज कर दिया, फिर पूरा अंतरा ही गलत पढ़ दिया। तो बेचारी ने तो सिर्फ एक लाइन तो सही बोली थी। हाँ, अगर अपनी उसमें तो थी ना, लेकिन अपने उसके सर्कल के अंदर थी। आप तो सर्कल से बिल्कुल बाहर हो। नहीं, घबराहट नहीं लेते बेटा, नात ही तो पढ़ लो। मैंने जब आप लोगों को पहले दिन समझाया था, जब आपकी ये सोच रोज़ा रसूल पे होगी ना, तो फिर ये घबराहट कुछ भी नहीं होगी। आप हमें ना देखा करें, बस आप ये देखो। हाँ बोलो, हुजूर को ना सुना रहे हम। बस अगर आपने हमें देखा कि भाई हमें इम्प्रेस नहीं करना, ये हमें नंबर देंगे नहीं, आपने आंखें बंद करके माशाल्लाह जो लफ्ज़ आपको याद है। आप लोग की आवाज़ अच्छी है, आप लोग पढ़ना जानते हैं, तो फिर इसमें इतनी घबराहट किस बात की। बहरहाल अब तो जो होना था वो तो हो गया। जी सर, ये बात ये कि वही है कि इनसे मैं तो ये साफ कहूँगा कि इनसे बेहतर जो है वो ये हमारी जो तैयबा असगर हैं, वो बेहतर उन्होंने माशाल्लाह किया पढ़ा है। और इन्होंने तो अदायगियों में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने गलतियाँ करी हैं। सली अलग पढ़ा, का अलग पढ़ दिया। हाँ, आरज़ू है ना, आर अलग पढ़ा, जू अलग पढ़ दिया। ये देखिए, मैं गलतियाँ आपकी वो देख रहा होता हूँ, नोट कर रहा होता हूँ। जो सही अल्फाज अदा करता है मैं उसको भी दे रहा होता हूँ कि माशाल्लाह देखें आपने नज़ारा, बच्ची एक थी पता नहीं कौन क्या नाम है, उन्होंने पढ़ा नज़ारा खूबसूरत का, किरण फातिमा माशाल्लाह। देखिए आज उसका नाम हम ले रहे हैं माशाल्लाह। उसने नज़ारा इतना खूबसूरत का, नगीना खूबसूरत का, अल्फाज बड़े खूबसूरत होते हैं। और जब भी कभी आप बहुत सारी मुश्किल होती है और बड़ी मुश्किलात है, उसका जो अंदाज है पढ़ने का वो एक अपना एक पंजाब का स्टाइल है। बाकी है कि अल्लाह मलाइका फरमान। आइए बिस्मिल्लाह, फरमान जारी हो गया आपका। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का, किस
तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे, तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। बरकते रमज़ान नशरियात में एक बार फिर न्यूज़ वन से आपको खुशामदीद कहते हैं और आप देख रहे हैं वो सेगमेंट जिसमें फ़न नात ख़वानी का मुकाबला होता है। और आज मुकाबला था 3 बच्चियों के माबैन, तैयबा असगर, कायनात वाजिद और मलाइका फरमान के माबैन, और तीनों को एक कलाम दिया गया था, कोई सलीक़ा है आरज़ू का, और इस पर जजेस ने जज करना है। आज 2 के सफ़र का अख्तिताम हो जाएगा, होना था 1 के सफ़र का अख्तिताम, लेकिन जिस तरह से इन्होंने पढ़ा है जजेस ने ये फ़ैसला किया है कि सिर्फ 1 ही आगे जाएंगे, 2 के सफ़र का हो जाएगा अख्तिताम। इसी तरह से कल भी 3 पार्टिसिपेंट्स आएंगे और इसी तरह से उनको भी एक टास्क दिया गया है, यही टास्क दिया गया है, कोई सलीक़ा, उसको भी मुलाहिज़ा फरमाइएगा, फिर उसमें से भी इंतखाब होगा। फिर इसके बाद 2 दिन तक इन चारों के माबैन मुकाबला होगा। तो आज जो ये तीनों हमारी बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए शफ़क़ कुकिंग ऑयल ने भेजा है गिफ्ट हैम्पर, ये इनके साथ जाएगा। और जजेस अपना नतीजा तैयार कर चुके हैं, मैं ऐलान भी कर देता हूँ, लेकिन ये कि ये जहन में रखें कि आप यहाँ तक आई हैं, ये भी अल्लाह ताला का करम है, उसका फ़ज़ल है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह है कि आपको चुना कि आपने फ़न नात ख़वानी में आप टेलीविज़न चैनल्स पर आई, नेशनल टीवी पर। और कोशिश कीजिए अपने आप को मज़ीद पुख्ता करें, गलतियों से सीखें, घबराहट आपकी अब तो दूर हो जानी चाहिए, इतनी मतलब आप यहाँ आ गए तो अगले जब आप मुकाबलों में जाएंगी तो यकीनन ये कहेंगे कि हम न्यूज़ वन में आए थे, इसका हमें फ़ायदा हुआ इंशाअल्लाह ताला। और जो यहाँ से एलिमिनेट हो रही हैं वो ये ना समझे कि उनका जो है वो मुस्तक़बिल ख़त्म हो गया, नहीं, ये एक मुकाबला है, आप ऐसे सैकड़ों हज़ारों मुकाबलों में जाएंगी और इसी तरह से परफॉर्म करेंगी। और नात ख़वानी तो आप वैसे भी घर में बैठ के भी कर सकती है, ये तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई है, वो जिसकी चाहे नात कबूल कर ले, बेशक, ठीक है। बेशक। तो आज नतीजा दे दें मुझे। आज 1 जो है वो आगे जा रही हैं, टॉप 4 में जा रही है, और 2 के सफ़र का हो रहा है अख्तिताम। जिनके सफ़र का अख्तिताम हो रहा है उसमें से 1 है कायनात वाजिद, आपके सफ़र का हो गया है यहाँ पर अख्तिताम। और अब बाकी रह गए तैयबा असगर और मलाइका फरमान, आप दोनों में से 1 आगे जा रहे हैं। तो जो आगे जा रही हैं वो हैं तैयबा असगर, आप आगे जा रही हैं। मलाइका फरमान, आपके भी सफ़र का अख्तिताम हो रहा है, लेकिन बेटा इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से नात ख़वानी करती रहें। टॉप 4 में जाएंगी हमारे तैयबा असगर, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने कलाम भी देने हैं, जजेस भी जहाँ से चाहें पूछ सकते हैं, 2-3 दिन तक आपने इस मुकाबले में शामिल रहना है। हम दुआ गो हैं आप तीनों के मुस्तक़बिल के लिए, आपके वालिदैन को मुबारकबाद कि उन्होंने आपको फ़न नात ख़वानी के लिए चुना। जी अब्दुल हमीद साहब, कलाम पेश कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिश्ते तमाम तोड़ के सारे जहां जहां से हम वाबस्ता हो गए हैं, तेरे आस्तां से हम वाबस्ता हो सरकार आप खुद ही
सरकार कुछ अर्ज कर सकेंगे ना अपनी ज़बान से हम हैं गुलाम उनके, गुलामी पे नाज है। हम हैं गुलाम उनके, गुलामी पे नाज है। पहचान जाएंगे इसी नामो निशान से हम, पहचान जाएंगे इसी नामो निशान से हम। खालिद दरे रसूल से खाली न आएंगे, दोनों जहान लेके उठेंगे यहाँ से हम। वाबस्ता हो गए हैं तेरे आस्तां से हम। एक मिसरा हो जाए, कोई सलीका है आरज़ू का, वक्त है तो। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। या रसूल अल्लाह तेरे करम से मेरी सलामत है जिंदगी, आका तेरा करम ना हो तो कयामत है जिंदगी, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों
किसी को हालात क्यों बताएं, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है ये खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अब उस सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें उलमा के साथ होती है इल्म की बातें, सना खानों के साथ अकीदत के फूल निछावर किए जाते हैं और हम सुनते हैं। सेगमेंट का नाम है बज़्म इल्म व अकीदत। आज का मौजू है बज़्म इल्म व अकीदत में मेहमान नवाजी। मौजूद है हमारे साथ हमारे मेहमान जिनकी मैं नवाजी कर रहा हूँ, मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और दूसरे मेहमान जिनकी मुझे नवाजी करनी पड़ेगी वो है अल्लामा मदनी रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दो सनाख्वा हैं, इनकी भी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। मोहतरम जनाब मोहम्मद अहमद रज़ा साबरी साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम, और सलमान आपको भी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मेहमान नवाजी जानने की ये कोशिश करेंगे कि क्या कोई मेहमान आए तो ही हमारी मेहमान नवाजी का इम्तिहान है, या नीयत, इरादे, जहन, फ़िक्र में भी ये बात होनी चाहिए कि अगर कोई मेहमान आए या जब आए या ना भी आ रहा हो तो मेहमान को दावत दो कि हमारे घर आएँ, तशरीफ़ लाएँ, ये भी खैर ख्वाही है। ये एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। दूसरा, मेहमान को भी सोचना चाहिए कि किसके घर जा रहा हूँ। ऐसा ना हो कि पता हो कि उनके घर में फाके चल रहे हैं या उनके घर में मुश्किलात हैं या वो माली मुश्किल का शिकार हैं आजकल, तो मैं चला जाऊँ, हाँ भाई मैं आ गया हूँ, बनाओ कढ़ाई गोश्त, तो वो बेचारे अपने लिए गोश्त नहीं ले सक रहे थे, तो आपको कढ़ाई गोश्त कहाँ से खिलाएंगे। दूसरा, मेहमान को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो रुकने जा रहे हैं, एक शहर से मेहमान दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो भाई आप उसके घर रुकेंगे ना जो अपना ख़र्चा निकाल सकता हो, पूरा कर सकता हो। जिसका अपना महीना नहीं चल रहा हो, आप जाके 1.5 महीने से बैठे हुए उसके घर पे, वो उधार में किराने से जो है वो सामान ले रहा है, फ्रूट वाले से उधार कर रहा है, क्योंकि मेहमान नवाजी तो करनी है। तो ऐसी मेहमान नवाजी के बारे में क्या फ़रमाते हैं उलमाए कराम। सब चीज़ों का अहाता करेंगे और मवाजना करेंगे कि जो सहाबाए कराम और अहले बैत की ज़िंदगी में हमें मेहमान नवाजी मिलती है, जिसमें वो अपने आप को भूखा रख के भी मेहमान को खिलाते थे, ये आज मुमकिन है या अबे चल तू इधर से निकल, मुंह उठा के चला आया है, ये रवैया है। खुल के बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब सबसे पहले तो ये बताएं, मदनी रज़ा साहब आप बता दें कि मेहमान नवाजी के बारे में शरीयत क्या कहती है और मेहमान के बारे में हम क्या गुफ्तगू करेंगे या मेहमान को क्या सोचना चाहिए, वो मुफ्ती साहब बता देंगे। आप पहले मेहमान नवाजी यानी जो मेहमान नवाजी कर रहा है उसके उसूल बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये मेहमान नवाजी एक ऐसी सिफ़त है कि जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की का तरीक़ेकार है। सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ आता है कि आप उस वक्त तक अपने घर में खाना तनावुल ना करते जब तक कि कोई मेहमान आपके साथ मौजूद ना होता। तो ये समझ लें कि मेहमान नवाजी हमारे जद्द आला है ना, जो जद्दुल अंबिया हैं, उनका भी तरीक़ेकार रहा है। ख़ुद अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ अगर हम देखें तो सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मेहमान आता है ना तो वो अपना रिज़्क़ लेकर आता है और जब घर से वापस जाता है तो मेज़बान के गुनाहों को साथ लेकर जाता है। तो ये किस कदर आप देखें कि अगर मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात जो है ना वो लोग मेहमानों के आने से परेशान होते हैं, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब आता है ना तो अपना रिज़्क़ लेकर आता है, परेशान होने की हाजत नहीं है, और जाएगा भी तो फिर इस अंदाज से जाएगा कि वो हमारे गुनाहों को लेता हुआ जाएगा। तो मेहमान तो एक अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, इसके अंदर कतराना नहीं चाहिए। अगर आपको अल्लाह ताला ने वसाअत दी है तो फिर उस अंदाज से मेहमान नवाजी करें। अब दूसरी बात आपने जैसे कि जिक्र की कि हमारे यहाँ पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ईसार का जज्बा रखें या ना रखें, कि घर के अंदर जो वो मेहमान आया, और सहाबा कराम का अंदाज़ तो हम ये देखते हैं कि मेहमान आते थे तो वो एक सहाबी का वाक़या है ना कि उन्होंने अपने घर के अंदर चिराग बुझा दिए और चिराग बुझाने के बाद सिर्फ अपनी तरफ से वो बर्तनों की आवाज़ दे रहे थे ताकि मेहमान को ये फ़ील ना हो कि मेरे साथी जो वो खाना नहीं खा रहा है। तो ये जज्बा सहाबा कराम को तो था,
लेकिन हमारे दौर के अंदर अगर हम इस जज्बे को इख्तियार करने की कोशिश करेंगे तो वो सहाबा के जो घर में थे ना, घर वाले, वो इस जज्बे में उनका साथ दे रहे थे। वो अपना हक अगर उनका बज़ाहिर तल्फ होता हुआ नज़र आ रहा था तो वो उस हक के ऊपर उन्होंने कोई ऐसा शिकवा नहीं किया था। लेकिन हमें साथ में ये भी देखना है कि अगर आप मेहमान को घर पर लेकर आ रहे हैं तो आपके साथ पूरी फैमिली वाबस्ता है। अगर आपके घर में तंगी है तो इतने मेहमानों को ना बुलाएं कि आपके घर वाले परेशान हो जाएं। ये चीज़ का भी लिहाज करना होगा, क्योंकि घर वालों के हुकूक बहरहाल पहले हैं, वो शरीयत ने हम पर लाजिम किए। किसी मेहमान को साथ बुलाकर बैठाना, उसको अच्छा खाना खिलाना, ये शरीयत ने कोई वाजिब नहीं किया, ये बाद में दर्ज आता है। लेकिन घर वालों के जो हुकूक है ना, ये पहले आते हैं। ये हमारे यहाँ पर ये भी हमने एक रवैया देखा है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं जो बाहर जो है वो पैसा बहुत उड़ाते हैं और घर वालों की ज़रूरत पूरी नहीं करते, जिसकी वजह से घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो इस जिहत से अमल करने की इंतहाई ज़रूरत है। एक और मेहमान नवाजी अगर कोई दायरा शरीयत में रहकर करता है, तवाज़ुन के साथ करता है, तो उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो रिवायत में ज़िक्र किया गया है कि मैदान माशर में जब तपती धूप होगी ना, तो उस वक्त सरकार तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेहमान नवाज होगा उसको साया अर्श नसीब होगा। वाह वाह वाह। अब ये इतनी बड़ी जो है ना वो फजीलत है कि अगर आप मेहमानों को अपने घर पर बुला के खिला रहे हैं या आपके घर पर मेहमान आ रहे हैं, आप मेहमानों के आने से खुश हो रहे हैं, तो इससे जो है ना वो साया अर्श आपको मिलने की उम्मीद है। यहाँ पे बच्चों की तरबियत करने की भी ज़रूरत होती है कि बाज़ों का छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको हम मेहमान नवाजी सिखाते नहीं हैं और वो बाहर किसी के आने की वजह से परेशान हो जाते हैं। क्या बात। और वो घर के अंदर जो बाज़ औक़ात वालिदैन मेहमानों के जाने के बाद बातें करते हैं ना कि यार ये आ जाते हैं, हमें परेशानी होती है, बच्चे बाज़ औक़ात वो बातें सामने बोल देते हैं। इससे मेहमान की होती है दिल आज़ारी। तो आप अपने घर वालों को भी, बच्चों की भी परवरिश करें कि जब मेहमान घर पर आ रहा हो ना तो मेहमान के आने से खुश होना चाहिए। ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बच्चे आएँ तो खुश हों। अब जैसे हमारे घर के अंदर बच्चे ना, मेरे भाई के बच्चे या मेरे अपने, तो वो एक दूसरे को घर पर बुलाने दावत देते हैं कि भाई आप हमारे घर पर आएँ, हम आपके घर पर आएँ। इसी तरीके से और ख़ानदानों में भी ये होता है कि दादी नानी घर पर आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक ट्रेंड हमारे यहाँ पर सोसाइटी के अंदर होना चाहिए। वरना उमूमी तौर पर ये देखा गया है कि अपने सगे भाई बहन भी जब पेरेंट्स के आ रहे होते हैं ना, तो बच्चे अपने मामू चाचू और उन लोगों से भी परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों आए हैं, नानी दादी क्यों आई हुई, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। तो ये जो प्राइवेसी का जो हमारे यहाँ पर सिस्टम है ना, मेरी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, भाई के वो मेरे कज़न्स आए हुए हैं तो मेरे खिलौने यूज़ करेंगे, वो डिस्टर्ब कर देंगे, खिलौने तोड़ देंगे। तो बच्चे को ये ट्रेनिंग ना दें, बच्चे को ये ट्रेनिंग दें कि अगर वो बच्चे आ भी रहे हैं और खिलौने टूट भी गए तो आपको दूसरे दिला दिए जाएंगे, लेकिन आप मेहमानों के आने पर नाराज़गी का इजहार ना करें। ये ट्रेनिंग हमारे घर के अंदर ज़रूरी है। सही। अगर मेहमान पर को भी तो सोचना चाहिए। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया कि आपका जो शोबा है ना उसमें साइलिन बहुत आते हैं आपके पास, तो आप नेचर को जानते हैं। क्या मेहमान को नहीं सोचना चाहिए कि मैं जिसके यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जाना चाहिए या नहीं? अगर 3 जगहों पे जाने की चॉइस है तो उसके घर जाऊँ जो माली तौर पे थोड़ा सा बाकियों के मुकाबले मुस्तहकम है, जिसके हालात ठीक है, या अगर तीनों नहीं है तो कहीं और रुक जाऊँ? क्या ख्याल है आप? एक सवाल मैं ऐड कर लूँ हज़रत से, इस पे भी थोड़ी तवज्जो डाल दीजिएगा कि बाज़ों का जब वो किसी के यहाँ पे इंतकाल हो जाता है तो उसमें भी मेहमान घर पर आकर 3 दिन तक बैठ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जिसके यहाँ रुकते हैं उसका इंतकाल ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत ज़बरदस्त मौजू है और इंतहाई अहम तरीन, यानी माशरे का जब उस पर मुताला शुरू किया तो हैरान हो गए। यानी जब मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा मेहमान नवाजी के आदाब, मेहमानों के आदाब, यानी हमारा इस्लाम कितना पाकीज़ा मज़हब है और कैसा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हमें दिया है। वाह वाह। कि मेहमान आए तो उसका इकराम कैसे करना, जैसे अल्लाह साहब ने बयान फरमाया, और ख़ुद मेहमान को क्या आदाब होना चाहिए। ख़ुद रसूलुल्लाह मआब अलैहिस्सलाम की ये सूरह अहज़ाब की आयतें हैं। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम का जब निकाह हुआ हज़रत सौदा बिन्त ज़मआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, सूरह अहज़ाब में पूरी आयतें नाज़िल हुई। अच्छा, ये हज़रत सौदा बिन्त ज़मआ से जब निकाह हुआ ना तो बहुत बड़ा निकाह वलीमा किया गया। अच्छा। और कई लोग आते थे और बैठ के खाना खा के चले जाते थे। अब हुआ ये कि कुछ अफराद आए, मुफस्सिरीन ने लिखा है, फरमाया जब या अय्युहन नबियो, ए ईमान वालो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जब नबी तुम्हें बुलाएं। अब हुआ है कि वो कुछ अफराद आए और उन्होंने आकर खाना खा लिया, खाने के बाद बैठ गए और वो बैठ कर इधर उधर की बातें और बातों का सिलसिला लंबा हो गया। अब जो मुफस्सिरीन ने लिखा है, फरमाया जब बातों का सिलसिला लंबा हुआ तो नबी करीम अलैहिस्सलाम उनके दरमियान से उड़कर अपने दूसरे हुजरे में तशरीफ़ ले गए, फिर तशरीफ़ ले आए, फिर दोबारा 2-3 मरतबा इस तरह आना जाना किया। वो बातें कर रहे हैं। बस ये बातें हुई
कि बोला अल्लाह का कलाम नाजिल हो गया रसूलुल्लाह पर, और अल्लाह ने फरमाया इदा दुई तुम, जब तुम्हें बुलाया जाए खाने के लिए तो आ जाओ, गैर नाज़रीन इना हो, इधर उधर की बातें नहीं करते रहो। अल्लाह। और फरमाया तुम्हारा ये जो तर्ज अमल है, फरमाया ये नबी को अज़ियत देता है। इन ज़ालिम काना यूज़न नबी है। तो मेहमान के लिए सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज़ कि जब वो बुलाया जाए, वहाँ जहाँ बुलाया जाए, जब आए, जिस टाइम बुलाया जाए उस टाइम आए, बुलाया जाए। हदीस में अगर एक तो होता है मेहमान दो तरह के, एक तो है जिसको बुलाया गया, हाँ, एक वो है जो खुद ब खुद आ गया, बिन बुलाए मेहमान। बिन बुलाए मेहमान। अच्छा, जिसको बुलाया गया ना उसके अलग आदाब हैं, और जो खुद आया उसके अलग आदाब हैं। इंशाल्लाह फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। और जब मेहमान आपके घर पे आए तो आप जो भी कुछ पकाना है पकाएं, लेकिन ज़र्दा ज़रूर पकाएं। ये मुझे अहमद रज़ा को देख के याद आया। दिखाइए ज़रा, क्यों दिखाइए। ये ब्रेक। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और बस्म इल्म व अक़ीदत में हमारा मौजू मेहमान नवाज़ी चल रहा था। दिलचस्प मौजू है। मेहमान को भी सोचना चाहिए कि किसके यहाँ जाना है, किसके यहाँ नहीं जाना, किसके यहाँ जाना है तो कितनी देर रुकना है। और मेहमान नवाज़ी करने वाले को भी सरकार की सुन्नत समझकर पूरी तरीके से उनकी खातिर तवाज़ु करनी चाहिए, अपनी ताकत और इस्तिताअत के मुताबिक। इस पर गुफ्तगू हो रही है और साथ साथ कलाम भी सुन रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जहाँ बनती है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए इफ्तार, और वो भी इफ्तार मजेदार। मेरे आका बचा ले, मेरे आका संभाले, मेरे आका निभाले, मेरे आका छुपा ले। आज इफ्तार मज़ेदार में कुछ नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए कि सेब्रोसो आ गया है। क्या बात। जब सेब्रोसो आ जाए तो फिर कुछ नहीं बनता है। अच्छा, सेब्रोसो का कमाल मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो ये कि ऐसी चिकन प्रोडक्ट्स इसने मुतारिफ़ करवाई हैं जो ऑटोमेटिक सिस्टम से सारे के सारे प्रोसेस में होती हैं। मशीन इसमें इन्वॉल्व होती है, इंसानी हाथ इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरा कमाल इसका यह है कि ऐसी चिकन प्रोडक्ट है जिसमें समोसे भी हैं, जिसमें पकोड़े भी हैं, कचौरी भी है, नगेट्स भी हैं। मतलब बाकी तो चलो प्रोडक्ट्स में नगेट्स वगैरह, बर्गर के वो पेटी वो तो होती हैं, लेकिन ये वाहिद सेब्रोसो एक ब्रांड है कि जिसमें समोसे, पकोड़े और कचौरी भी है। इसका मतलब ये कि ये हमारी जो ट्रेडिशनल फूड है उसकी तरफ भी जा रहे हैं, और ये वाहिद ब्रांड है। ठीक है। फिर इनका एक चिकन है, वो ज़बरदस्त है। चिकन डोनट्स है, वो ज़बरदस्त है। वो भी किसी और जगह आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ सेब्रोसो में मिलेगा। फिर मामला यह है कि इनकी प्रोडक्ट का जो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखें, बिल्कुल हेल्दी, साफ़ सुथरा, कोई ऐसी चीज़ उसमें इन्वॉल्व नहीं है जो जरासीम को पैदा करे या हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के ख़िलाफ़ हो। सारी चीज़ें इंटरनेशनल जो फूड स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक है। फिर ये कि तमाम रेंज इसकी जब आप देखेंगे ना, तमाम रेंज एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक जायकेदार, एक से बढ़कर एक हेल्दी है। और तीसरी बात ये कि तस्दीक शुदा सर्टिफाइड हलाल फूड है, यानी जब ज़िबा किया जाता है चिकन को तो हलाल तरीके से किया जाता है। फिर सहर इफ्तार हो, टाइम कम होता है, जल्दी जल्दी चीज़ें बनानी होती हैं। ख़वातीन तो ख़वातीन, मर्द भी आजकल चूँकि कुकिंग कर रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेब्रोसो आपके लिए इतनी आसानी ला रहा है कि 10 से 15 मिनट में आप सहर और इफ्तार बना सकते हैं। क्या बात। आज हम बना रहे हैं रिवायती जो हमारी डिश है, और इफ्तार में तो कमाल की और बड़ा मज़ा आता है। हमारी गली कूचों में भी मिलती है, लेकिन सेब्रोसो लाया है आपके लिए पहली मर्तबा कचौरी। क्या बात, क्या बात। आज हम कचौरी बनाएंगे हमारे इकबाल शाह, और देखेंगे कि सेब्रोसो कचौरी या सेब्रोसो की कचौरी किस तरह से बनती है। जायका देखिएगा कितनी आसान है, ये देखिएगा, और कितनी हेल्दी है ये देखिएगा। वो तो हम जब ये पकेगा हम खाएंगे तो आपको बता ही देंगे। आप भी ख़रीदें और पकाकर हमें फीडबैक दें कि आपको सेब्रोसो कैसा लगा। ठीक है जी, अब स्टार्ट कैसे करेंगे ज़रा बताइए। बिल्कुल शबीर भाई, जैसे कि आपने कहा कि चिकन कचौरी इटसेल्फ इसका अपना ही मज़ा, और सिंपली जब आप पैकेट लाते हैं सेब्रोसो का तो आप देखेंगे इसमें लिखा है वाज़े तौर पे कि 8 से 10 मिनट में ये फ्राई हो जाएगी। देखें आप। और मैंने आपको बताऊं, कल ही खाइए, बहुत मज़े की, गोश्त सॉफ्ट जूसी, अंदर कीमा। अच्छा। और जो बाहर से खस्ता, क्या बात है, कचौड़ी हो। आज 24वीं रोज़ी का इफ्तार में इंशाल्लाह वाह खाएंगे हम। खाएंगे। और ये कहते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात करनी हो, हाँ, सेब्रोसो से मुतालिक,
तो नंबर भी वो देते हैं। अच्छा, वो नंबर भी आपकी स्क्रीन पे है, Please. आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। कोई कंप्लेन हो, कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। प्रोडक्ट सारी आपको बना के दिखाएंगे, डिप करके भी दिखाएंगे कैसे पकता है, क्या है, और साथ साथ ये पकेगा उस ऑयल में जिस पर हमारी शफकत है, वाह वाह, क्या और बात आसमान है, पे वो शफक की तरह चमक रहा है। वाह क्या बात है, शफक कुकिंग ऑयल, क्या बात है। ये हमारा नया ब्रांड है। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक तमाम तर चीज़ें जितनी भी इसमें डाली गई हैं वो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के तहत डाली गई हैं। कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फैट फ्री है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अप्रूव्ड है, और विटामिन ए, डी और ई की खूबियों के साथ है। खाने में भारीपन नहीं आता और हीक से पाक है। और इनका पैगाम है आगाज़ नई सुबह का, नई सुबह का आगाज़। करशी जामे शीरी हमारे रमज़ान की रौनक रमज़ान, जो कि 100% खालिस गुलाब और संदल के अर्कियात से तैयार करदा करशी जामे शीरी, जिसे सब पीते हैं। बिल्कुल। टैंक का शुक्रिया, हमारे लिए रोज़ाना इफ्तार पर टैंक भी मौजूद होता है और तीनों फ्लेवर्स इनके हमारे साथ होते हैं। टैंक का भी शुक्रिया अदा करते हैं और साथ साथ शुक्रिया अदा करते हैं डिटॉल का। डिटॉल कूल, जिनका पैगाम है इतना कूल है कि आप जब इसे यूज़ करेंगे तो 5% सेंटीग्रेड 5 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंडक महसूस होगी। 99.9% जरासीम को ख़त्म कर देता है, इसे पाक कर देता है और साथ साथ खुशबू पैदा करता है। वाह, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो खुशबू पैदा करता है। बिल्कुल। हाँ, 24वां रोज़ा है, गला नाक सब ख़राब है, बिल्कुल, लेकिन सर्विस पूरी देनी है। ईद की चांद रात तक आपके साथ रहेंगे, इंशाल्लाह, चाहे गला कैसा ही क्यों ना हो। इंशाल्लाह, आवाज़ बंद भी हो गया, इशारों से करेंगे, इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह करे ऐसा ना हो। अच्छा जी, सबका जिक्र कर लिया, हाँ, तो जे डॉट को कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अपनी फैमिली की शॉपिंग कीजिए जे डॉट पर। जे डॉट ऐसा ब्रांड है, पूरा ख़ानदान जे डॉट के शोरूम में जाए, बाहर निकले, मुनासिब रेट्स पर बेहतरीन क्वालिटी वाली शॉपिंग। रोज़ाना सहर और इफ्तार में आप जितने ड्रेसेस मेरे देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, पसंद करते हैं, ये सब जे डॉट की है। क्या बात। सबका शुक्रिया, स्टार्ट। ठीक है जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ नहीं सुबह का, लेकिन शाम होगी 24वीं रोज़े की अफ्तारी, इसमें इंशाल्लाह कचौरी हम इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, इसकी ट्रिक ये है शबीर भाई जी कि मैं एक दफ़ा बना भी चुका हूँ और कल इंजॉय भी की, कि आपने फ्रीजर से निकाला, सॉफ्ट ज़रा करना है पर ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। ये आटा है, हाँ, अंदर कीमा है लेकिन बाहर एक तरह से आटा है, ठीक है ना। तो ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाएगा, तो मेक श्योर से कुछ देर रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखना आपने। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ कह दूँ आपकी इजाज़त से। ये फ्रोज़न होती है, देखें ये फ्रोज़न है। अच्छा, फ्रोज़न जब जहन में आता है ना तो हमें लगता है बासी होगा। हिफ्ज़ान सेहत के उसूल आप देखें कितना नीट क्लीन है। बिल्कुल बिल्कुल। हाथ इस्तेमाल, अब ये खुला है तो मेरा हाथ लगा है, हाँ, या इकबाल शाह का हाथ लगा है, यानी आप जब खोलेंगे तो आपका हाथ लगा, बाकी सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो फ्रोज़न है, आप आंख बंद करके इस्तेमाल करें। इसको बेक भी कर सकते हैं, बेक भी अभी तो हम तलेंगे ना, इसको फ्राई करेंगे, बेक भी कर सकते हैं। मसाले वसाले सब उसी तरह से, उसमें ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। सारी चीज़ें बता दी हैं, स्टार्ट ले लो भाई। क्या बात है, इकबाल शाह जब हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। सबको हंसता मुस्कुराता रहना चाहिए, हमारा तो यही पैगाम है। हमारे प्लेटफॉर्म से कभी किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं होती, किसी, हाँ, शरीयत की बात हम करते हैं, बाकी मर्जी है, माने ना माने आप, बाकी हम नफरत की बात नहीं करते, मुस्कुराते रहे। ये देखिए बिल्कुल डिप हो गया भाई, दिखाइए। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ऑयल कितना गर्म होना चाहिए? ऑयल इतना बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि जिस तरह नगेट्स वगैरह इनके हम फ्राई करते हैं वो 4 मिनट लगते हैं, 5 मिनट, लेकिन इससे 8 से 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। और ये आटा है, अगर ज़्यादा आपने तेज़ चूल्हा हुआ है तो ये आटा इतना परफेक्टली टेंडर नहीं होगा। 8 से 10 मिनट लिखा गया है, तो इसका मतलब है आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। सही। दूसरा, इसके साथ आप चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या करशी जामी शीरी, टैंग कोई भी साथ भी रख सकते हैं तो मज़ा आएगा आपको। हाँ, तो ये हाई टी या ब्रंच के लिए भी रमज़ान के बाद बहुत अच्छा है। अच्छा, इसकी ट्रिक ये, कोई भी दुनिया का फूड बना रहे हो, जब कच्चा चीज़ हो ना उसमें आपका हाथ लग जाए, इशू नहीं है, लेकिन जब फूड रेडी टू ईट हो, फ्राई होने के बाद आपका हाथ टच नहीं होना चाहिए कभी भी। सही, ठीक है ना। तो ये चीज़ काफ़ी अहम है और ये एक एक करके करें फ्राई। जितना नज़दीक जाके फ्राई करेंगे उतने कम चांस होंगे आपके हाथ की। अच्छा, एक चीज़ होती है मलाई खाजा। नहीं, पहले ये जुमला मुकम्मल करें। जितना करीब, जितना आप नज़दीक जाके, जितना प्यार से आप इसके अंदर डिप करेंगे उतने कम चांस होंगे हाथ के जलने के। अगर ऊपर से करेंगे तो ऊपर से तो डेफिनेटली जलेंगे, हाथ भी जलेंगे, छींटा भी और छींटे भी उड़ेंगे। हाँ, और आग का जलना
टेक्निकल बात जी। आगे क्या कह रहे थे आप? ठीक है। अच्छा, एक हमारा मीठा बनता है मलाई खाजा। मलाई खाजा, ये तो हुक्म दिया है आपने, मलाई खाजा। मलाई खाजा, हाँ हुक्म दे रहे हैं आप, ये डिश थोड़ी है। तो देखे ना, तो मलाई को हुक्म भी मोहब्बत से दे रहे तो हैं। बाबा मलाई तो खाजा, मलाई खाजा, हाँ दिमाग खाने से फुर्सत मिलेगी तो मलाई खाएगा ना। हाँ। तो इसकी शक्ल सीम्स लाइक मलाई खाजा। हाँ। ऑल्दो इट्स अ कचौड़ी, लेकिन नॉर्मल कचौड़ी प्लान होती है, थिन होती है, लेकिन इसे थिक है, गोल राउंड। तो ये भी अपनी जगह काफ़ी मज़े की है। चटनी भी करनी है तैयार, आजा खाजा। ये देखें। और एक और चीज़, चिकन कचौड़ी इंशाल्लाह हम 24वीं रोज़े की अफ्तार में कुछ ही दिन में खाएंगे। ये ऐसा है ना शबीर भाई, जिसमें ये शेप बनी हुई है, हाँ ये आपने ये दिखाएं, ये हिस्सा, ये आपने पहले फ्राई करना है, ये अंदर होना चाहिए। यानी इसको उल्टा इस तरह नहीं करना, इस तरह, क्योंकि ये शेप ऊपर आती है। जो चीज़ ऊपर आती है उसको आपने पहले नॉर्मल अच्छे से फ्राई कर लेना है। सही। उसके बाद टर्न ओवर करना है। और आपने कहा कि अगर बेकिंग कर रहे हैं तो उसका भी यही कि आप अवन में बेक कीजिए, कलर आ जाए तो उसके बाद टर्न ओवर कर सकते हैं। दूसरी तरफ से भी आप ऐसे बेक कर सकते हैं। तो कोई इतना क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। मेहमान नवाजी, अल्लामा मदनी रज़ा साहब, मेहमान को भी ख्याल रखना चाहिए और मेहमान नवाजी करने वाले को भी ख्याल रखना चाहिए। मेहमान नवाजी करने वाले को ये ख्याल रखना चाहिए कि जब आपने ओके कर दिया है कि जी आप तशरीफ़ ले आइए, तो फिर हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बच्चों को पहले आप पूछ लें, बच्चों को अदब से देखें, शाम को मेहमान आ रहे हैं बेटा, आपको जो भी चीज़ें अपने अंदर करनी है आप कर लें, साइड पे करनी, फिर ना शिकायत करना, उनके सामने नहीं करना, ये बुरी बात है। जो आपने ट्रेनिंग की बातें की, ये सब कर लिया। अब जब मेहमान आ रहे हैं तो रवैया क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब मेहमान घर पर मौजूद हो ना, तो हमें उसकी तकरीम करनी चाहिए। और साथ में हमारे बुज़ुर्गों ने ये भी लिखा है कि जब मेहमान कम हो और तो उनके साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। अच्छा, ये ना हो कि आप पहले जो है ना वो मेहमान को कहें कि आप खा लें फिर हम बाद में खाएंगे। उनके साथ बैठें, उनको प्रॉपर टाइम दें। अपनी अगर कोई दूसरा घर का काम भी है तो वो पहले निपटा लें। और मेहमान ये ना हो कि आपके घर पर आने के बाद जो है ना वो बेचारा, हमारी मेमनी में कहते हैं ओसवारा हो, कि वो बेचारा इधर उधर देख रहा है कि मैं किससे बात करूं किससे ना करूं। घर में कोई बात करने वाला नहीं है, मुझे अकेला बिठा दिया रूम के अंदर। तो ये रवैया जो है ना ये गलत है। अपनाइयत होनी चाहिए, अपनाइयत होनी चाहिए। ऐसी ही अपनाइयत जैसी मुझे ब्रेक से अपनाइयत है। बहुत अपनाइए कि कभी मैंने ब्रेक को नाराज़ नहीं किया, क्योंकि ब्रेक भी मेहमान होता है। थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है। तशरीफ़ लाइए, हम हैं ना हर बात काटने के लिए। ब्रेक। सेब्रोसो की चिकन कचौरी बन रही है, ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ज़रूर इस्तेमाल करें। हाँ जी, कहाँ पहुँची? बिल्कुल, प्रोसेस है जारी, होती जा रही है फ्राई। 4-5 मिनट हुए, अभी तकरीबन 8-10 मिनट का 8 से 10 मिनट का है लगेगी। जी, मेहमान नवाजी मदनी रज़ा साहब। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब मेहमान आए ना तो मेहमान के साथ बैठकर खाना खाएं। हाँ। और दूसरा इसमें एक और चीज़ ये भी है कि जब मेहमान खाना, बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि जब मेहमान कुछ खाना निकाल रहा होता है ना, तो मेज़बान मोहब्बत में ये कर रहा होता है, लेकिन खुद से प्लेट में निकाल कर मेहमान के डाल देता है। इससे बाज़ औक़ात ये होता है कि मेहमान परेशान हो जाता है। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन के बारे में आता है कि किसी की भी ऐसी ताज़ीम ना करो जिससे उसको परेशानी हो। अब आप यहाँ पे मोहब्बत का इजहार ही कर रहे हैं, आप उसके साथ अपनी भलाई कर रहे हैं, लेकिन उस शख्स ने खाना है थोड़ा सा और आप निकाल के दे रहे हैं पूरी प्लेट। उलझन हो रही है, उलझन हो रही है। अच्छा, कुछ डिशेज़ ऐसी होती हैं जो बाज़ औक़ात किसी को रग़बत नहीं होती। अब जैसे मिसाल के तौर पर दाल रखी हुई है, एक तरफ मुर्गी रखी हुई है, मेहमान को खानी थी मुर्गी, आपने निकाल के दे दी दाल और साथ में 4-5 रोटियां भी, सारा मूड ही ख़राब हो गया। तो अब जाहिर सी बात है कि वो आपकी मुरव्वत में कुछ कहेगा तो नहीं, लेकिन आपने जो मेहमान नवाजी का ये अंदाज़ अपनाया ना, ये बहुत ख़तरनाक है। आप कर रहे हैं असल में सियाणपति, आप कर रहे हैं चालाकी, वो समझ गया है इसलिए उसको उलझन हो रही है। जी, इसीलिए जो है ना वो सामने वाले की तबीयत के ख़िलाफ़ काम ना करें। उसको आप ये ज़रूर कहें, तरगीब ज़रूर दें कि भाई आप प्लेट में निकाल लें, आपको अगर कुछ खाना लेना है तो, और वो भी फोर्स ना करें। उसकी अपनी, जाहिर सी बात है हर एक के अपने तभी तकाज़े होते हैं, उसके हिसाब से वो खाता है। इसी तरीके से हमारे बुज़ुर्गों ने एक आदब ये भी लिखा है कि मेहमान अगर जाने की इजाज़त तलब करे तो प्यार मोहब्बत से एक आध बार तो ये कह दें कि ठीक है आप बैठें, लेकिन उसको फोर्स करके बिठाना ये भी मुनासिब नहीं है। हो सकता है उसको किसी दूसरी जगह पर जाना हो, कहीं टाइम दिया हुआ, आप ज़बरदस्ती अगर किसको बिठा करें
तो वो मुरवत में बैठ जाते हैं, लेकिन फिर आगे कबाज़ों का टाइम की कमिटमेंट्स होती हैं जो वो ख़राब हो जाती हैं। और ख़ास तौर पर जो मसरूफ़ जैसे हज़रत हैं, अब हज़रत कहीं पे जलवा अफरोज़ हो जाएं तो हज़रत के 10 लोगों के मुलाकातें होती हैं, 10 लोगों को वक्त दिया हुआ होता है। अब इनको कोई कहे कि आप बैठ जाएं और ज़बरदस्ती अगर ये ना बैठें तो सामने वाला नाराज़, बैठ जाएं तो जिसको टाइम दिया हुआ है वो नाराज़। हालांकि हजरत के पास जाओ तो ये यूं करके बिठाते हैं, बैठ जा चल। लेकिन इनको तो कोई नहीं कह सकता भाई। नहीं मतलब ये हर एक के लिए ना ये तो था। तो बहरहाल जो है ना, हमें इस पर गौर व तफक्कुर करना चाहिए कि मेज़बानी के भी कुछ आदाब हैं, मेहमान की भी तबीयत का लिहाज रखना चाहिए और अपना भी थोड़ा सा हमें रवैया ये रखना चाहिए कि जब मेहमान घर पर आ रहा हो तो उसके लिए अजियत ना बने, उसके लिए मेहरबान बने। क्या बात है जी। हज़रत मेहमान के लिए कुछ बातें आप कर रहे थे, ब्रेक पे चले गए जी। तो सैयदा ज़ैनब बिनते जहाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब हुजूर का निकाह हुआ ना जी, तो बहुत बड़ी दावत वलीमे का एहतमाम किया गया। कुछ अफराद आए, हज़रत ज़ैनब बिनते जहाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे निकाह हुआ तो बड़ी दावत का एहतमाम किया गया। कुछ लोग आए और वो बातों में मसरूफ़ हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई बार आए, उठ के चले गए। तो अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाया गैर नाज़रीन इन्नाहु, फरमाया यहाँ बैठकर तुम ऐसे बातों में दिल ना बहलाओ, इधर उधर की बातें ना करो। जब तुम्हें बुलाया जाए तो उसी वक्त आ जाओ और खाना खाने के बाद फ़ौरन चले जाओ। ये कुरान का हुक्म है। अच्छा। तो अब ये गोया कि यहाँ देखें, जहाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम की कमाल शर्म हया, कमाल अदब नज़र आता है कि मेहमान को मुंह से बोल नहीं रहे कि तुम चले जाओ हैं। और अल्लाह ने फरमाया इन्ना ज़ालिकुम काना यूज़िन नबिया, कि तुम्हारा ये तर्ज़ अमल नबी को तकलीफ़ देता है। अल्लाह अल्लाह। इसमें हुजूर की शान में नज़र आती है कि तकलीफ़ क़ल्ब अक़दस को महसूस हुई और अल्लाह ने हुक्म नाज़िल फरमाया कुरान पाक के अंदर। एक बात। दूसरा ये मेहमान जब आए ना तो वो टाइम का ख्याल करें। बाद औक़ात अच्छा टाइमिंग क्या होता है कि देखिए हर एक के सोने जागने की टाइमिंग रात में मुख्तलिफ होती है। सही बात है। बाद लोग रात को 1 बजे फ़ोन करके बोलेंगे हम आपके घर पे आ जाएं। हाँ। अब उसने फ़ोन उठा लिया है तो वो ये तो नहीं बोल सकता कि भाई आप बताओ। हाँ, जान पे तो नहीं आ जा भाई, फ़ोन उठा ले तो। हाँ, तो इसलिए जितने भी नाज़रीन सुन रहे हैं मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि मेहमान जिस तरह मेहमान नवाजी के आदाब हैं, इस तरह मेहमानों के भी आदाब है। और एक बात आपके तवस्सुस से और इजाज़त से मैं और करना चाहूँगा कि खुदा के लिए भाई जब मेहमान आएँ तो अपने बच्चों को भी कंट्रोल में करके रखें। हाँ। क्योंकि बाद औक़ात वो बच्चों को शुतरे बेमोहर छोड़ देते हैं। हाँ। और वो पूरे घर में जो है उधम मस्ती और उखाड़ पछाड़ करते रहते हैं। अच्छा, अब वो मेहमान होता है, उसके घर में मतलब महंगे कोई आइटम रखे हुए हैं और कुछ मतलब चीज़ें रखी हुई महंगी किस्म की। अब अगर नया घर बनाया है, हाँ नया घर बनाया, शोपीस अच्छे महंगे वाले लिए, शोपीस किस्म का रखे में, तो अब अगर वो मना भी करेगा ना बेचारा तो किस मुंह से मना करे। वो दिल में उड़ता रहता है कि ये ना गिरा दें, वो ना गिरा दें। और वहाँ मेहमान, आप यकीन मानिए क़िबला, बाद औक़ात मेहमान आएंगे उनके बच्चे लिफ्ट में ऊपर आना जाना कर रहे हैं बार बार। तो ये ज़ाहिर से बात है आदाब के ख़िलाफ़ है। इसी तरह मेहमान जब लगे कि ये इंसानों की दावत है, बिल्कुल ऐसे, और यहाँ इंसान के बच्चे रहते हैं। सही बात, इसलिए बच्चों की ट्रेनिंग करें। जी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेहमान जब आएँ तो एक तो वो टाइमिंग का ख्याल करें कि आप आने से पहले। अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ कराची में तो ऐसा ही होता है कि आदाब ये है, कराची के में रहने वालों के आदाब ये हैं कि चूँकि यहाँ महीनों में बंदा घर से बाहर निकलता है। हाँ। अगर फैमिली के साथ, और बाद औक़ात मेहमान आगे पीछे खड़े होकर फ़ोन करते हम तो आपके घर पे आए हुए हैं। हाँ, नीचे खड़े हुए, नीचे खड़े हुए, बाहर खड़े। हाँ। तो अब बंदा आजमाइश में आ जाता है क्योंकि वो निकला अपने काम से। तो इसलिए आने से 2-4-6 घंटे पहले अगर आपको आना है, मतलब आप बता तो दो कि हम इस दिन आना चाह रहे हैं ताकि हम आपको पहले ही मना कर दें। हज़रत कलाम सुन लेते हैं, चले जी। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, वाह 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 वाह। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना हर ज़माने की आप रहमत है आका, हर ज़माने की आप रहमत
कहाँ मदीना कहाँ मुझसा क्या बात है। ये सेब्रोसो हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। 8 पीस थे इसमें, 6 हमने अभी फ्राई किए हैं, 2 हम वक्फे में कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेहमान नवाजी पे भी गुफ्तगू हो गई। कल इंशाल्लाह अल्लाह के वली में हज़रत बिलाल का तस्करा कर लेंगे। वक्त थोड़ा सा कम है क्योंकि बज़्म इफ्तार की तरफ भी जाना है। वक्फे से वापस आए, वक्त हुआ तो इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, हय्या अला अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि द्दअवति त्ताम्मह वस्सलातिल क़ाइमह आति सय्यिदना मुहम्मदन الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة
इन्नक ला तुखलिफुल मीआद